Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACD classes. My name is Tawqirul Islam. So continuing our general knowledge about Jammu and Kashmir series, ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 होगा। अभी तक हमने 6 लेक्चर्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर जीके की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फौना जैसे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। इसके अलावा हमने जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको भी कवर किया हुआ है। आज की वीडियो के अंदर हम सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे। ना जितने भी आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं उनमें एक्सप्लिसिटली ऐसे टॉपिक्स मेंशन नहीं होते हैं। उनमें यूजुअली आपका ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह के जो होते हैं हेडिंग्स होती हैं। सो व्हेनेवर यू हैव लाइक सच थिंग्स मेंशन तो उसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके पूरी की पूरी पढ़नी पड़ती है। सो आप चाहे जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए या आने वाले फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जो अभी नए पोस्ट आने वाले हैं या MTS जो आपके क्लास 4 के होंगे उनके लिए भी आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल पे जाके बाकी हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं इनकी PDFs पाने के लिए हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की जो कंपाइल्ड बुक है PDF की फॉर्म में, वो आप ये सारी की सारी PDFs आपको eacdclasses.versal.app पे मिल जाएंगी। आप इस वेबसाइट पे जाके सारी की सारी PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टू स्टार्ट विथ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉइल होती क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो आपकी अर्थ की सरफेस होती है उसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जो थिन और अनकंसोलिडेटेड यानी लूज लेयर होती है, वो मिट्टी जो ऊपर वाली होती है जिसमें यूजुअली जो पौधे उगते हैं उसको हम सॉइल कहते हैं। सॉइल बनती कैसे? ये बनती है वेथरिंग ऑफ रॉक से, यानी जो पत्थर होते हैं उनके टूटने से उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और साथ में उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर यानी जो पत्ते होते हैं या ट्विग्स होते हैं वो सारी चीज़ें मिल के जो है उनसे सॉइल बनती है। सॉइल को हम स्किन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। एंड सॉइल जो है इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। यूजुअली हम सॉइल को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सॉइल या तो लोमी होगी या क्लेई होगी या सैंडी होगी। जो क्लेई सॉइल होती है वो वाली सॉइल होती है जिसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे कीचड़ होता है, अब एग्जैक्टली कीचड़ क्लेई सॉइल को नहीं कहते लेकिन क्ले कहते हैं। यूजुअली क्ले कहते हैं, जब वेट मिट्टी जो होती है उसको क्ले कहते हैं। लेकिन क्लेई सॉइल जो होती है उसमें बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सैंडी सॉइल जो होती है वो वाली सॉइल होती है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो हल्के से कोरस होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, जैसे रेत के दाने होते हैं वैसे होते हैं। तो क्लेई सॉइल और दूसरी होती है सैंडी सॉइल। क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और जो सैंडी सॉइल होती है उसके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। देन देयर इज द थर्ड टाइप दैट्स कॉल्ड द लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है ये वो वाली सॉइल होती है जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, यानी वो क्लेई सॉइल से थोड़े कोरस होते हैं लेकिन जो सैंडी सॉइल है उससे थोड़े से फाइनर होते हैं। सो ये 3 मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हम बहुत जगह पे लोमी, क्लेई इस तरह के जो है यूज़ करेंगे। नाउ जब हम सॉइल की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो देयर आर मेनी अदर टाइप्स, लाइक देयर इज क्लेई लोमी या क्लेई सैंडी, इस तरह के आपको, या लोमी सैंडी, इस तरह के आपको बहुत सारे मल्टीपल क्लासिफिकेशंस मिलते हैं। बट प्राइमरली यही 3 है, ये आपको पता होने चाहिए। अब जो क्लेई सॉइल होगी, क्लेई सॉइल के पार्टिकल छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जब पार्टिकल ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टाइटली कंपैक्ट रहते हैं। इस वजह से जो पानी है वो उसमें जो है वो रह जाता है, यानी पानी नीचे नहीं चला जाता है, यानी उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है। अलबत्ता जो सैंडी सॉइल होगा उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और जैसे गैप्स भी उनमें बड़े बड़े होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में, इस वजह से पानी नीचे चला जाता है, यानी उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। आई गेस ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझ आ गई होंगी। अब जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टाइप्स ऑफ सॉइल्स मिलेंगी आपको, लेकिन यूजुअली यहाँ पे आपको लोमी सॉइल्स देखने को मिलती हैं जिनमें थोड़ा बहुत आपको क्लेई कंटेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है ये बहुत लाइक अगर हम देखेंगे यूटी तो एक बड़ा एरिया है, तो इसमें आपको एक बार वैरायटी ऑफ सॉइल्स देखने को मिलती हैं। अब सॉइल्स जो हैं उनको हम मल्टीपल तरीक़ों से कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। बेस्ड पहला तो जो मैंने बताया, एक तो हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन उनका टेक्सचर कैसा है, उनमें पार्टिकल्स कैसे। दूसरा है कि एरिया की बेस पे हम कर सकते हैं कि पहाड़ी इलाके में जैसी सॉइल होगी उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम फ्रॉम द जो प्लेन्स में आपको सॉइल देखने को मिलती है। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। कोई सॉइल होगी फॉर एग्जांपल दैट वुड बी जो कि होगी एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा बेहतर होगी, यानी फर्टाइल होगी, कोई कम फर्टाइल होगी, कोई किसी एक क्रॉप के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, कोई किसी क्रॉप के लिए उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से भी हम
इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम टोपोग्राफी को देखेंगे तो इसकी टोपोग्राफी बड़ी डाइवर्स है। हम यहाँ पे हमें कश्मीर वैली है जो पहले अगर आपको फिजियोग्राफी वाली वीडियो याद होगी तो हम जो जम्मू के आउटर प्लेन्स हैं वो प्लेन एरिया है, वो सब ट्रॉपिकल एरिया आता है। कश्मीर का जो रीजन है वो वैली है एंड साथ में ये टेम्परेट है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें वहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट है, कोल्ड कंडीशंस होती हैं। लद्दाख के अंदर अगर आप देखोगे जो कि अब अलग ब्यूटी है तो वहाँ पे आपको एरिड कंडीशंस देखने को मिलती है। तो जो टोपोग्राफी है या यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ही डिफरेंट है या बहुत डाइवर्स है टू बी प्रिसाइज। इस वजह से यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप्स की एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये आपको अगर आप देखोगे तो एक मेजर पोर्शन हमारी जीडीपी का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अराउंड 20% के आसपास जो है, 20% के नीचे हमारा जीडीपी का जो है वो एग्रीकल्चर उसके अलाइड फील्ड्स पे डिपेंडेंट है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर जो है कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली एप्पल कल्टिवेशन इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन या इस पे बहुत सारे डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा कुछ नीश प्रोडक्ट्स हैं लाइक वी हैव सैफरॉन जो कि कश्मीर की यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही ग्रो हो पाती है। बिफोर गोइंग इनटू द सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले मैं आपको इंडिया की सॉइल मैप को दिखाता हूँ। अगर आप इंडिया को देखो तो ब्रॉडली हम जब इंडिया के सॉइल मैप को देखते हैं तो कुछ इस तरह से है। हमारे पास वी हैव फर्स्ट एलुवियल सॉइल्स होती हैं। एलुवियल सॉइल्स आप याद रखोगे, एलुवियल सॉइल्स वो वाली सॉइल्स होती हैं जो कि जो दरिया के आसपास में देखने को मिलती है या दरिया अपने साथ जो है डिपॉजिट्स लेके आता है, और जो दरिया अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आता है अपने साथ जो वो डिपॉजिट्स लेके आता है उनसे एलुवियल सॉइल बनती है। तो इस वजह से आप ऊपर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है यानी इंडस और गंगा, इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज है पंजाब के रीजन में और साथ में जो गंगा या फिर इधर ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है उसके बेसिन में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी ये जो आपका रीजन है उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पंजाब का रीजन, इसमें आपको यू वुड सी एलुवियल सॉइल्स आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि ऊपर पहाड़ों से जो गंगा आती है या जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है सतलुज, ब्यास, रावी, वो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आते हैं और वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स आपको देखने को मिलती हैं। एलुवियल सॉइल्स कौन सी सॉइल्स होती हैं याद रखोगे आप, ये वाले सॉइल्स होती हैं जो कि रिवर्स के डिपॉजिट से बनती हैं। सेकेंड है द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो आपको इधर डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलती है यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के रीजन में आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल जो होती है ये क्लेई सॉइल होती है, ये इट्स फेमस फॉर कॉटन कल्टिवेशन के लिए ये फेमस होती है एंड इट्स रिच इन लाइम एंड आयरन। इसके अलावा देयर आर रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड और येलो सॉइल जो होती हैं, यूजुअली रेड या येलो सॉइल जो होती है ये उतनी फर्टाइल नहीं होती है। रेड और येलो सॉइल्स में यूजुअली हमें हाई आयरन कंटेंट देखने को मिलता है, आयरन की कंटेंट जो होती है ज़्यादा होती है और ये रेड और येलो सॉइल जो है आपको इस तरफ देखने को मिलती है यानी उड़ीसा और झारखंड के रीजन में आपको ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। देन वी हैव लैटेराइट सॉइल्स। लैटेराइट सॉइल जो होती हैं ये उन रीजन्स में होती है जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होते हैं। इनसे क्या होता है कि लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब है कि जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और सॉइल जो है वो रह जाती है, उसमें बहुत कम फर्टिलिटी रहती है। दिस आर कॉल्ड एज लैटेराइट सॉइल्स। ये भी आपको इधर आपको कुछ पैचेस में ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है। देन वी हैव एरिड सॉइल्स। एरिड आप याद रखना, एरिड का मतलब ड्राई होता है। तो एरिड सॉइल्स वो वाली सॉइल जो उन जगहों पर होगी जहाँ बारिश ना के बराबर होती है। तो इंडिया में वी सी मोस्टली आपको ये इधर देखने को मिलती है, राजस्थान के रीजन में आपको एरिड सॉइल देखने को मिलती है और साथ में लद्दाख में भी आपको ये देखने को मिलती है। देन वी हैव फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। ये वो वाली सॉइल्स होती हैं जो आपको फॉरेस्ट में या माउंटेनस रीजन्स में देखने को मिलती है। अब इनमें खास बात ये होती है कि इनमें यूजुअली ह्यूमस ज़्यादा होता है। ह्यूमस जो होता है इट्स द ऑर्गेनिक कंटेंट, यानी चूँकि यहाँ पे माउंटेन्स में क्या होते हैं या फॉरेस्ट में क्या होते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं और जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी एक लेयर बन जाती है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज ह्यूमस। वो ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो ह्यूमस जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा आपको मात्रा देखने को मिलती है फॉरेस्ट और माउंटेन साइड्स में। देन वी हैव पीटी एंड मार्शी सॉइल्स। याद रखना पीटी और मार्शी सॉइल्स जो होते हैं ये आपको मार्शी लैंड्स में देखने को मिलते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे पानी ठहरा हुआ रुका हुआ आपको देखने को मिलता है बहुत टाइम तक। कश्मीरी में जिसको नंबल कहते हैं, यू माइट हैव सीन लाइक कुछ ऐसी जगह होती है, लो लैंड्स होते हैं जहाँ पे पानी जमा होता है बहुत टाइम तक, यूजुअली थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। तो वहाँ पे जो आपको देखने को मिलती हैं वो उनको यूजुअली दे आर कॉल्ड एज पीटी और मार्शी सॉइल्स। तो ये आपको यूजुअली
यू माइट सी देम इन लाइक कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला के कोस्टल रीजन्स में आपको इजीली देखने को मिलेंगी, या इधर आपको देखने को मिल सकती है जहाँ पे जो रिवर्स हैं वो फॉल करते हैं ओशन में। तो ये मार्शी सॉइल्स होती हैं, ये यूजुअली जो होती है एसिडिक होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अब ये आप याद रखना है बिकॉज आई विल बी यूजिंग दीज टर्म्स, तो आई वांट कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सॉइल्स पाई जाती हैं वो बहुत डाइवर्स पाई जाती हैं, क्योंकि सॉइल किस टाइप की किसी जगह पे पाई जाएगी ये डिपेंड करती है वहाँ की टोपोग्राफी पे, वहाँ पे पेरेंट रॉक मटेरियल यानी वहाँ पे किस तरह की रॉक्स हैं, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कवर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें मिल के वहाँ के सॉइल का टाइप डिसाइड करती हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में एक डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है जो कि 1978 में एस्टैब्लिश किया गया है। एंड इसका काम आज भी है टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। अब 2014 में इस डिपार्टमेंट का नाम जो है सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से चेंज करके सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट कर दिया। एंड ये जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है ये आता है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, उसके डिपार्टमेंट के अंदर आता है। एंड करंटली J&K के कैबिनेट में जावेद अहमद राना जो हैं वो मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के। ये पूछा जा सकता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस। अब सॉइल्स की अगर हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बोला कि हम मल्टीपल तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द लोकल क्लासिफिकेशन वर्नाक्युलर टर्म्स में, लाइक जो लोकली जो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ के लोकल लोगों ने अलग अलग सॉइल्स के टाइप्स के नाम रखे हैं, वो दैट्स द फर्स्ट वन। यूजुअली क्वेश्चन इस पर आता है। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया। जम्मू एंड कश्मीर की अलग अलग टोपोग्राफी है, जैसे वी हैव द आउटर प्लेन्स, वी हैव शिवालिक्स, वी हैव मिडल हिमालयाज, हमारी कश्मीर वैली है, वी हैव द ग्रेटर हिमालयाज। तो अलग अलग हमारी टोपोग्राफी है इधर। तो अलग अलग टोपोग्राफी या अलग अलग रीजन्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिलती है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, तो दैट्स ऑल्सो क्लासिफिकेशन। इस तरह से हम अलग अलग वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज द लोकल क्लासिफिकेशन, जिसको वर्नाक्युलर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, यानी जो लोकली J&K के अंदर लोकली लोगों ने अलग अलग सॉइल्स के नाम रखे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब सॉइल्स की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो सॉइल की क्लासिफिकेशन होती है वो होती है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, उनकी बेसिस पे, टेक्सचर की बेसिस पे, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कितने फाइन है, कितने कोरस हैं, यानी कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, उसका कलर कैसा है, सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी ये पानी को कितना अंदर रख सकता है, या क्या इसके नीचे वाटर पर्कुलेट कर जाता है, यानी नीचे चला जाता है सीधे, इसकी फर्टिलिटी कितनी है, या किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इसकी कितनी सूटेबिलिटी है। इन डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हम J&K की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है। फर्स्ट इज़ द गुर्टी सॉइल, या जिसको ग्रुट भी कहते हैं। गुर्टी सॉइल जो होती है ये क्लेई सॉइल होती है, ये याद रखोगे। गुर्टी सॉइल कौन सी सॉइल है? ये क्लेई सॉइल है। क्लेई सॉइल मैंने क्या बोला, ये वो वाली सॉइल होती है जिसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अब फाइन पार्टिकल जिसके अंदर होंगे उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। तो ग्रुटी सॉइल जो होगी ये क्लेई सॉइल होती है, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी और यूजुअली फर्टाइल भी होती है। देन वी हैव द बहिल ज़मीन और बाल ज़मीन, इसको बाल भी कहते हैं या बहिल भी कहते हैं। ये लोमी सॉइल होती है। लोमी सॉइल कैसी होगी? जो गुर्टी सॉइल होगी या क्लेई सॉइल होगी उससे पार्टिकल्स इसमें थोड़े से ज़्यादा कोरस होंगे, बड़े होंगे। अब इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उतनी तो नहीं होगी लेकिन ठीक ठाक होगी, और लेकिन इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सैंडी सॉइल से तो ज़्यादा होगी। अब लोमी सॉइल जो होती है यूजुअली ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि क्लेई सॉइल की जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ है और जो सैंडी सॉइल की अच्छी प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों जो है उनका मिक्स आपको लोमी सॉइल में देखने को मिलता है। उसके बाद यह सेकिल को हम सैंडी सॉइल कहते हैं। अब कश्मीरी में सेख जो है वो सैंड को कहते हैं, सेख जो है वो सैंड को कहते हैं। तो दैट्स वाई जो सेक्युल है या सेकिल ज़मीन जो है वो सैंडी सॉइल को कहते हैं। तो सैंडी सॉइल क्या है? वो वाली सॉइल है जिसमें पार्टिकल्स कोरस होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे रेत के अंदर होते हैं। रेत के जितने दाने होते हैं उतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो नाउ यू हैव सीन गुर्टी, बहिल एंड सेकिल, दीज आर द 3 प्राइमरी टाइप्स, और ये क्लेई, लोमी और सैंडी के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। देन वी हैव द नंबल ज़मीन। नंबल कौन सी है? कश्मीरी में नंबल आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। नंबल जो है ये हम कहते हैं एक वेटलैंड को यूजुअली नंबल कहते हैं। वेटलैंड मतलब एक ऐसा एरिया जो जिसमें पानी भरा होता है थ्रू आउट द ईयर। अब नंबल या वेटलैंड के अंदर कैसी सॉइल होगी? अभी हमने
पढ़ा उसमें पीटी या मार्शी सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये पीटी सॉइल को कश्मीरी में नंबल कहते हैं। तो नंबल ज़मीन जो होगी, नंबल ज़मीन पीटी सॉइल को कहते हैं। और मैंने बोला कि जो पीटी सॉइल होती है वो यूजुअली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, और एसिडिक इन नेचर होती है, जो अभी हमने देखा। उसके बाद वी हैव करेवा सॉइल है, जिसको कश्मीरी में वुडर भी कहते हैं। करेवा या वुडर कहते हैं, ये आपको पता ही होगा, बड़ा फेमस टर्म है। करेवा इज़ बेसिकली द एलिवेटेड प्लेट्यू जो हमें देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। एक्चुअली जब वो लेक हुआ करती थी, तो लेक जब वहाँ से पानी चला गया तो ये डिपॉजिट्स, उसी के लेक के डिपॉजिट्स रह गए, और ये ऊपर जो एलिवेटेड माउंट्स वहाँ पाए जाते हैं, एलिवेटेड एरियाज या एलिवेटेड प्लेट्यूज पाए जाते हैं, उनको करेवा या वुडर कहते हैं। और करेवा के अंदर जो सॉइल पाई जाती है उसको करेवा सॉइल कहते हैं या वुडर सॉइल कहते हैं। देन वी हैव सरजमीन। सरजमीन जो है ये कहते हैं वेजिटेबल लैंड को। यूजुअली जो आपकी किचन गार्डन्स होते हैं कश्मीरी में, जो हमारे जो या साउथ कश्मीर में जैसे वर्ड कहते हैं, या जो नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर जिसको वर कहते हैं, तो उसके अंदर जो आपकी सॉइल होती है उसको हम सरजमीन कहते हैं या वेजिटेबल सॉइल कहते हैं। अब वेजिटेबल सॉइल आपको पता है, या सरजमीन जो होती है, अब आपके किचन गार्डन में यूजुअली सॉइल जो होती है वो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है, और वो बहुत लूज होती है, तो वो सारी चीज़ें और फर्टाइल होती हैं। उसके बाद वी हैव दजन लद, या जिसको कन लद या फिर खरजात भी कहते हैं। तो ये सैंडी सिल्ट सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये उसके बाद वाली जो अब 7th के बाद जो नंबर आएंगे ये उतने फर्टाइल नहीं हैं, दीज आर नॉट सो फर्टाइल, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव राड या शथ जिसको कहते हैं, जिसको लिथोसॉल भी कहते हैं। राड या शथ लैंड जो होती है ये वो वाली ज़मीन होती है, ये वो वाली सॉइल होती है। लिथोसॉल कहते हैं, लिथ अगर आपने सुना होगा, लिथोस्फीयर, लिथ रॉक को कहते हैं, और लिथोसॉल कहते हैं वो वाली सॉइल को जिसमें आपको रॉक के छोटे छोटे पेबल्स या रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो पत्थर वाली ज़मीन जो होगी ना, जिसमें आपको पथरीली ज़मीन जो होती है, पथरीली सॉइल जो होगी, उसको लिथोसॉल कहते हैं। और राड या ये शथ जो होती है ये उसी लिथोसॉल या उसी पथरीली ज़मीन को कहते हैं। अब ये पथरीली ज़मीन जो होती है वो उतनी ऑब्वियसली वो आपको उतनी फर्टाइल नहीं देखने को मिलती है। और J&K के अंदर यूजुअली आपको लाइक हायर एरियाज़ पे देखने को मिलती है। और टू बी प्रिसाइज जो कंडी बेल्ट है, जो हमने फिजियोग्राफी वाले में देखा था, कंडी बेल्ट में आपको ये देखने को मिलती है। कंडी बेल्ट आपका आता है यूजुअली आपके शिवालिक्स में आपको देखने को मिलता है। जब इफ़ यू हैव लाइक अगर आप जम्मू से उधमपुर वाया मानसर सुरिनसर गए होंगे तो वहाँ पे आपको वो कंडी बेल्ट देखने को मिलता है। सांबा के आउटर रीच में आपको ये देखने को मिलता है। देन वी हैव टांड कहते हैं दिस माउंटेनियस सॉइल को, यानी जो पहाड़ों वाली जो होती है उसको माउंटेन टांड कहते हैं। देन वी हैव जबिल ज़मीन अल्कलाइन सॉइल को कहते हैं, यानी जिसका पीएच जो होता है 7 से ज़्यादा होता है, जो बेसिक सॉइल होती है, इसको हम जबिल ज़मीन कहते हैं। तो आई गेस यू रिमेंबर दीज। इसमें चाहे टांड हो, राड हो, या दजन लद हो, या जबिल ज़मीन हो, ये उतनी फर्टाइल नहीं होती है। सरजमीन करेवा ये फर्टाइल होती है। नंबल जो होती है, अगर ये वाटर लॉग्ड होती है, उसमें से अगर पानी निकालोगे तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो पैडी कल्टिवेशन या बाकी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने के लिए। और यूजुअली लोटस इस तरह के आपको एरियाज में देखने को मिलती है। ये नंबल ज़मीन जो है लेक्स के अराउंड होती है। सिकल बहिल या गुट्टी जो होगी, ये तीनों जो हैं ये फर्टाइल होती हैं। आई गेस यू रिमेंबर देम, और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द गुटी ज़मीन जो होती है ये हैवी क्लेई या क्लेई लोमी सॉइल होती है, यानी इसमें ये क्लेई और लोमी के बीच में होती है। यू कैन जस्ट रिमेंबर ये क्लेई होती है, हैवी क्लेई होती है। अब इसकी क्लेई सॉइल जो होती है इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी मैंने बोला, बिकॉज इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होती है, तो पानी ज़्यादा नीचे नहीं चला जाता, इसमें पानी रहता है। ये स्टिकी बनती है जब वेट होती है, यू कैन सी यहाँ पे जैसे इसमें पानी गया तो ये वेट हो गई है। एंड जब हार्ड होती है तो ये, जब ड्राई होती है तो हार्ड हो जाती है, और ये डार्क कलर की ऑफन होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप याद रखोगे, इट्स पैडी कल्टिवेशन के लिए ये बहुत ही आइडियल मानी जाती है। ये पाई कहाँ जाती है ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो आपकी गुटी सॉइल या क्ले सॉइल है ये पाई जाती है फ्लड प्लेन्स में, झेलम रिवर के फ्लड प्लेन्स में आपको देखने को मिलती है, यानी रिवर के आसपास या उसके फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलती है। इसको पडलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। पडलिंग इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एक है जो जिसमें आप यूजुअली क्या करते हो कि सॉइल के अंदर पानी होता है, यानी जब सॉइल के अंदर स्टैंडिंग वाटर होता है तभी आप उसको प्लॉ कर देते हो, तभी आप उसको जोतते हो, तो दैट्स कॉल्ड एज पडलिंग। ठीक है। नाउ इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आई गेस अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा कि गुटी ज़मीन होती क्या है तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी
किस क्रॉप के लिए ये सूटेबल है, ये और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्लड प्लेन्स में। अब उसके बाद सेकंड इज़ द बहिल ज़मीन और बाल ज़मीन, दैट्स कॉल्ड एज द लोमी सॉइल्स। ये लोमी सॉइल जो होती है ये इसका लाइट टेक्सचर होता है एंड इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी ठीक होती है, इसका ड्रेनेज भी अच्छा होता है एंड इसमें काम करना कंपैरेटिवली आसान होता है। ये आपको पाई जाती है फ्लड प्लेन्स से थोड़ा ऊपर। फ्लड प्लेन्स में आपको देखने को मिलती है जो आपको जो क्लेई सॉइल है वो देखने को मिलती है, और उसके ऊपर थोड़ा सा जब आप दूर जाते हो थोड़ा सा जहलम से या किसी भी रिवर से तो आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। इसमें यूजुअली ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इस वजह से ये बहुत फर्टाइल होती है। उसके बाद यह सेकिल ज़मीन जिसको सैंडी सॉइल कहते हैं, ये आपको देखने को मिलती है यूजुअली आपको ये जो करेवा के लोअर एजेस हैं, करेवा के लोअर एजेस पे आपको ये देखने को मिलती है J&K के अंदर, और साथ में सिंध वैली के में भी आपको देखने को मिलती है, यानी गांधरबल की साइड ऊपर आपको देखने को मिलती है। एंड ये सॉइल जो होती है ये राइस के लिए ठीक होती है अगर इसको प्रॉपरली इरिगेट किया जाए, और इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लोमी सॉइल से और जो क्लेई सॉइल होती है उससे कम होती है, लेकिन ये इजी टू टिल होती है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें टिल करना मतलब इसको प्लॉक करना आसान होता है। एंड ये बहुत सारे क्रॉप्स के लिए लाइक आप राइस, मेज, वेजिटेबल, पल्सेस एटसेट्रा ये सारी ग्रो कर सकते हो इसके अंदर। अब एग्जैक्टली आपको नहीं, इट्स नॉट ऐसा नहीं है एग्जैक्टली कि कोई एक सॉइल है तो उसमें एक ही क्रॉप ग्रो करेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी यूजुअली नहीं पूछा जाएगा कि आपको एग्जैक्टली पूछा जाएगा कि ये किस तरह का क्रॉप जो है ये या इस सॉइल में कौन सा क्रॉप इनमें से ग्रो करेगा। हाँ, कुछ सॉइल्स हैं जैसे एल्यूवियल सॉइल्स राइस के लिए ठीक रहते हैं, या इस तरह से देयर आर लाइक कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो होती है मोस्ट सूटेबल होती है। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक है जो कि स्पेसिफिकली या सैफरॉन जैसे करेवा सॉइल में ही ग्रो करेगा, या लोटस जो है वो आपको जो नंबल ज़मीन है उसमें ग्रो करेगा, या वेजिटेबल्स जो है वो सरजमीन में ग्रो करेंगे। तो देयर आर सम जो स्पेसिफिकली किसी के साथ एसोसिएटेड है वो आप याद रखना, बाकी इन जनरल जो है वो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन वी आर नंबल ज़मीन। नंबल ज़मीन जो होती है ये मार्शी या स्वाम्पी लैंड या फिर पीटी सॉइल को कहते हैं, यानी जो जिसमें पानी भरा होता है, जो वाटर लॉक्ड एरियाज होते हैं उसमें जो सॉइल पाई जाती है इस तरह की, उसको हम उसको हम नंबल कहते हैं। अब नंबल जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, यूजुअली जहलम के पास या जो लेक्स J&K में पाई जाती है, लाइक वुल्लर है, मानसबल आचार लेक है, ये उसके आसपास जो है आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। एंड ये वाटर लॉक्ड होती है थ्रू आउट द ईयर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ये डार्क कलर की होती है और ये एसिडिक होती है। अब ये यूजुअली सूटेबल नहीं होती है क्रॉप्स के लिए, लेकिन इनको वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। श्रीनगर में आपने देखा होगा डल हाख जिसको कहा जाता है, वो यूजुअली इन ही एरियाज़ में अगर आप गए होंगे, एडजेसेंट जो डल लेक के एडजेसेंट एरियाज है वहाँ पे वेजिटेबल्स बड़ी ग्रो होती हैं, वो इसी के मार्शी लैंड्स में वहाँ के नंबल एरिया में या ग्रो की जाती हैं। इट्स फेमस फॉर नदरू, नदरू यहाँ से निकलता है, या फिर ग्रीन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है इससे निकलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में याद रखना। देन ये करेवा लैंड। करेवा क्या है? करेवा इज़ द लोकल टर्म फॉर एलिवेटेड प्लेट्यूज। जो प्लेट्यूज इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं, आपने डेफिनेटली देखे ही होंगे, ये शोपियान कुलगाम से लेके आपको नॉर्थ कश्मीर तक देखने को मिलते हैं। अब करेवास जो होते हैं ये क्या है, ये फ्लूएट या लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं। लेकेस्ट्रीन होता है लेक के जो डिपॉजिट्स होंगे, यानी जब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है फिजियोग्राफी वीडियो में भी कि ये प्लेट्यूज कैसे बने थे। ये फ्लैट माउंट्स होते हैं, एलिवेटेड प्लेट्यूज होते हैं जो आपको कश्मीर वैली में देखने को मिलते हैं, और किश्तवाड़ और भदरवाह यानी डोडा में भी आपको थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। अब ये करेवास जो हैं ये आपको कुलगाम, शोपियान, बडगाम, काजीगुंड, टंगमर्ग से लेके मतलब नॉर्थ कश्मीर तक देखने को मिलेंगे। अवंतीपोरा में भी ये प्रोमिनेंट है, मटन, त्राल, बिजबिहारा में बड़े फेमस, पामपुर के तो है ही, पामपुर पे वेयर यू हैव द सैफरॉन जो इसी वुडर ज़मीन या करेवा लैंड पे होती है। अब ये करेवा सॉइल जो होती है ये फाइन सिल्टी क्ले वाली सॉइल होती है, एंड इसमें सैंड, बोल्डर, ग्रेवल भी पाई जाती है। इसमें यूजुअली आपको कोरस डेटरेटस देखने को मिलता है। अब ये स्पेसिफिक है सैफरॉन के लिए, ये आप याद रखिए। सैफरॉन कहाँ पे निकलता है आपको पता है, पामपुर में निकलता है। एंड साथ में जो हॉर्टिकल्चर है यानी एप्पल्स, आलमंड्स या वॉलनट्स जो हैं ये इसमें ग्रो करते हैं, बिकॉज यू कैन सी जो आपके शोपियां के जो या फिर आपके कुलगाम के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये वुडर है, जहाँ पे ये करेवा है, वहाँ पे एप्पल की कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखना जो करेवा होता है इट्स स्पेसिफिकली एक तो सैफरॉन के लिए है,
एंड सेकंड थिंग इज ये हॉर्टिकल्चर के लिए भी बड़ा है। एंड साथ में मेज़ भी आपको देखने को मिला। मेज़ के बारे में याद रखना, मेज़ यूजुअली हाई एरियाज़ में, हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में निकलता है, या तो पहाड़ी रास्ते इलाके हैं जैसे राजौरी पुंज है, या फिर जो आपके वैली के अंदर जो एलिवेटेड, चाहे वो करेवा लैंड हो या फिर माउंटेनियस रीजन हो, वहाँ पे आपको मेज़ देखने को मिलता है। मेज़ यूजुअली आपको प्लेन्स में देखने को नहीं मिलता है। और हॉर्टिकल्चर भी यूजुअली एलिवेटेड लैंड पे देखने को मिले। क्योंकि जो आपका एप्पल हो या आलमंड हो या वॉलनट हो, उसमें आपको स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें यूजुअली आपको, जैसे पैडी में आपको पानी चाहिए, इसमें पानी नहीं चाहिए होता है। तो आई गेस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे निकल सकता है। देन वी हैव सरजमीन। ये ऑलरेडी मैंने बोला, ये रिच फर्टाइल लैंड होती है जो ऑफन कहाँ पाई जाती है, किचन गार्डन्स होते हैं, उन किचन गार्डन्स में ये आपको देखने को मिलती है। ये, और इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट में रिच होती है, ये एनिमल मैन्योर इसमें ऐड किया जाता है। सो इस वजह से ये कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और इसका टेक्सचर और न्यूट्रिएंट स्टेटस बहुत अच्छा होता है। एंड इट्स गुड फॉर वेजिटेबल ग्रोइंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोलना है, सरजमीन को वेजिटेबल सॉइल ही कहते हैं। देन वी हैव दजनलद। दजनलद जो है, ये दजनलद या इसको कर्नलद या खरजात भी कहते हैं, ये उतनी फर्टाइल नहीं होती है। ये यूजुअली जो वाटर लॉग्ड अफेक्टेड लैंड्स होती हैं, यूजुअली कुछ ऐसी लैंड्स या सॉइल्स जो होती हैं जहाँ पे पानी जो है बहुत टाइम तक अगर रहता है तो उसकी वजह से उसका कलर रेड हो जाता है, तो उसको हम दजनलद कहते हैं। तो याद रखना दजनलद क्या है। दजनलद इज एक्चुअली जब कहीं पे इरिगेशन का पानी बहुत टाइम तक रहता है तो उसकी वजह से उसका कलर रेड हो जाता है, तो उसको हम दजनलद कहते हैं। यूजुअली ये श्रीनगर के लो लाइंग एरियाज़ में और आपको नॉर्थ कश्मीर में भी ये देखने को मिलती है। इसका पुअर ड्रेनेज उतना अच्छा नहीं होता है एंड ये यूजुअली इतनी फर्टाइल नहीं होती। इट्स नॉट गुड फॉर कल्टिवेशन। ऑल्दो अगर हम इसको रिक्लेम करेंगे, यानी ड्रेनेज या जिप्सम ऐड करेंगे इसके साथ, के थ्रू हम इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देन वी हैव राड, या जिसको शत भी कहते हैं। राड या शत जो है, इसको स्केल्टल सॉइल या लिथोसॉल भी कहते हैं। स्केल्टल सॉइल मैंने ऑलरेडी बोला, ये पथरीली ज़मीन होती है। पथरीली ज़मीन जो होती है, ये स्टोनी सॉइल जो होती है, यूजुअली आपको हिल स्लोप्स पे देखने को मिलती है। ये हार्ड ग्रेवली होती है, इसमें कंकर पत्थर होते हैं एंड ये यूजुअली आपको स्लोप्स और इरोडेड एरियाज़ में देखने को मिलती है। ये यू कैन सी ऑन दिस साइड ऑफ द राड या शत, इसी को कहते हैं। एंड ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है प्रोमिनेंटली कंडी बेल्ट के अंदर, जो जम्मू में आपका कंडी बेल्ट है वहाँ देखने को मिलता है। ये इसका टेक्सचर बड़ा पुअर होता है, फर्टिलिटी बहुत कम होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है। वेजिटेशन या एग्रीकल्चर के लिए ये उतना जो सूटेबल नहीं होता है और मोस्टली इसको रफ ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव टांड, जिसको माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। ये आपको जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं यूजुअली वहाँ पे ये पाई जाती है। ये भी उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है, लेकिन इसको जो है रिक्लेम किया जा सकता है एंड रिक्लेमेशन प्रोसेस के थ्रू इसको प्रोडक्टिविटी के लायक बना जा सकता है। लेकिन यूजुअली ये जो होता है ये पैस्चर्स की फॉर्म में वहाँ पे होता है। देन वी हैव ज़बिल ज़मीन, जिसको रेह या कलर भी कहते हैं। एंड याद रखना ये अल्कलाइन सॉइल होती है। अल्कलाइन यानी जिसका pH 7 से ज़्यादा हो, यानी जो बेसिक सॉइल होती है। ये एक्चुअली जो ज़बिल ज़मीन होती है, ये कुछ पैचेस होते हैं, लैंड के कुछ पैचेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी डाला जाता है, उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। उसको हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज, वो सॉइल जो है वो अल्कलाइन बन जाती है और उसको हम कहते हैं ज़बिल ज़मीन। याद रखना, उसको रेह या कलर भी कहते हैं। ये अनप्रोडक्टिव होती है एंड इसको ठीक किया जा सकता है जिप्सम ऐड करने से। याद रखना, जिप्सम जो है अल्कनेट सॉइल की अल्कनेटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब और भी सॉइल्स हैं, लाइक वी हैव त्रेश, लेम्ब होती है या रॉन्ट होती है, टट्स होती हैं, बड़ी सारी और टाइप्स होती हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव कवर्ड दीज डिफरेंट जो आपके वर्निकुलर नेम्स हैं डिफरेंट सॉइल्स के। वी हैव गुर्टी सॉइल जो क्लेई होती है, बहिल जो लोमी होती है, सेकिल जो सैंडी होती है, नंबल जो पीटी या मार्शी सॉइल होती है, करीवा एलिवेटेड प्लेटू वाली सॉइल, सरजमीन ये आपकी होती है वेजिटेबल सॉइल, दजनलद ये सैंडी सिल्ट सॉइल होती है जो उतनी फर्टाइल नहीं होती है, राड ये आपकी रॉकी ग्रेविली सॉइल होती है, टांड माउंटेनस सॉइल होती है और ज़बिल ज़मीन आपकी अल्कलाइन सॉइल होती है, जिसको रेह भी कहते हैं या कलर भी कहते हैं। अब इसके बारे में यू कैन, जो ऑलरेडी इसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरियाज़। अब एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले अगर हम फिजियोग्राफिक और क्लाइमेटिक यानी एग्रो क्लाइमेटिक डिविजन्स देखें JNK के, तो उसमें हमें सबसे पहले पढ़ने हैं जम्मू डिवीज़न की। अगर हम सॉइल्स की बात करेंगे तो जम्मू में अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को देखेंगे तो
फर्स्ट वी हैव द आउटर प्लेन्स, यानी जो जम्मू कठुआ और सांबा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो प्लेन्स हैं, एलुवियल प्लेन्स हैं, तो उनमें एक तरह की सॉइल आपको देखने को मिलती है। फिर आपका शिवालिक आता है, शिवालिक के फुट हिल्स और जो आपका कंडी बेल्ट आता है, जो लोअर हिली एरियाज़ है जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर और रियासी के, उनमें आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल देखने को मिलती है। फिर आपके मिडल हिमालयाज़ आते हैं, मिडल माउंटेन्स आते हैं, यानी बेसिकली आपके जो उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ का जो रीजन आता है उसमें डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है। तो जम्मू में ये 3 डिफरेंट टाइप के रीजन्स आते हैं। देन वी हैव सॉइल्स ऑफ कश्मीर। अब जम्मू का जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल है और उसमें कुछ इंटरमीडिएट जोन आएगा जो आपका मिडल हिमालय आएगा, मिडल माउंटेन आएगा। देन वी हैव सॉइल्स ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो है ये टेम्परेट जोन में आती है। इसमें आपके पहले तो वैली फ्लोर यानी जहलम के आसपास के जो एरिया हैं, जो प्लेन एरिया है उसकी सॉइल्स आएंगी, करेवा वाली सॉइल्स आएंगी। इसके अलावा जो माउंटेन स्लोप्स हैं आसपास उनकी सॉइल्स आएंगी। इसके अलावा नंबल जो मार्शी सॉइल्स है वो आएंगी। दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल जो आपको देखने को मिलेंगी। अब यू कैन सी, अगर मैं आपको मैप पे दिखा पाऊंगा तो सॉइल्स में जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो यू कैन सी, अगर मैप पे मैं दिखाऊं तो दे लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। जम्मू के ये JNK का मैप है, एज यू कैन सी। जब एंटर करते हैं यहाँ से तो ये कठुआ है, ये सांबा है और जम्मू है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये आपके दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कठुआ, सांबा एंड जम्मू। अब ये आउटर प्लेन्स हैं तो ये पहला रीजन आएगा। सेकंड आपका ये वाला रीजन आएगा, ये आपका उधमपुर है एंड ये आपका साथ में रियासी का रीजन, इसमें कुछ आपका जो है पुंछ का भी कुछ थोड़ा बहुत रीजन आएगा। तो ये और ये आपका शिवालिक और आपका कंडी बेल्ट आएगा। जम्मू का भी कुछ रीजन आएगा, ये शिवालिक और कंडी बेल्ट आएगा। देन आपका मिडल माउंटेन्स है। मिडल माउंटेन्स में आपका ये राजौरी पुंछ आएगा, यहाँ से ये किश्तवाड़, डोडा आएगा और साथ में रामबन का रीजन आएगा। तो ये सारा का सारा आपका मिडल माउंटेन्स का रीजन आएगा। देन ये ब्लैक वाला जो है ये आपके माउंटेनस रीजन जो मैंने बोला कश्मीर का है। देन कश्मीर में जो जहलम के आसपास ये ब्लू कलर में देख रहे हो, जहलम के पास ये जहलम का फ्लड प्लेन एरिया है और जहलम के अराउंड आपको यूजुअली आपको जो है आपको करेवास देखने को मिलते हैं, जो आपके ये सैफरन कलर में आपको ये करेवास देखने को मिलते हैं। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो फिजियोग्राफी वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसको तो समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम सबसे पहले देखेंगे सॉइल्स ऑफ आउटर प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, यानी जो ये नीचे आपको जम्मू, सांबा और कठुआ के रीजन में आपको जो सॉइल्स देखने को मिलती हैं, ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ कि ये प्लेन्स हैं और ये एलुवियल सॉइल्स हैं। प्रेडोमिनेंटली ये एलुवियल सॉइल्स हैं, यानी ये जो आपके ऊपर से जो रिवर्स आती है उन रिवर्स के एलुवियल डिपॉजिट से बनी हुई सॉइल है। ये तो आपका आई गेस आपने गेस किया होगा, क्योंकि जब हम रिवर्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं तो जो आपका यूपी बिहार का रीजन है उसमें जो सॉइल्स पाई जाती हैं वो एलुवियल सॉइल्स होती हैं, क्योंकि ऊपर से आने वाली जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके एलुवियल डिपॉजिट से वो सॉइल बनी है, तो दैट्स वाई वो एलुवियल सॉइल्स हैं। अब एलुवियल सॉइल जो होती है ये यहाँ पे जो ये सॉइल है ये डीप है, बहुत फर्टाइल है एंड इसका जो अगर टेक्सचर देखोगे तो ये सैंडी लोमी से लेके क्लेई लोमी तक है। अब ये पढ़ना आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आई डोंट थिंक इतना डेप्थ में पूछेंगे। अब ये पोटैश में रिच होती है और यूजुअली नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये डेफिशिएंट होती है। ये अल्कलाइन सॉइल, ये आपकी एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी है। अब ये बनी कैसी है? ये बनी है जो रिवर्स हैं, लाइक वी हैव चनाब, तवी या रावी या बसंतर या उज, जो रिवर्स हमने पढ़ी हैं उन रिवर्स के डिपॉजिट से ये बनी है। अब यहाँ पे लगभग हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। राइस यहाँ पे मेनली प्रोड्यूस होता है। जम्मू इज़ फेमस फॉर, या यहाँ आरएसपुरा का सेक्टर जो है, आरएसपुरा में हम देखते हैं कि बासमती राइस निकलता है। वीट यहाँ बहुत ग्रो किया जाता है। इसके अलावा मेज़, शुगर केन या इसके अलावा वेजिटेबल्स और मैंगो जैसे फ्रूट्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद सेकंड जो है दैट इज़ द शिवालिक एंड कंडी बेल्ट। शिवालिक एंड कंडी बेल्ट जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि शिवालिक और कंडी बेल्ट में जो सॉइल्स होती है उतनी फर्टाइल नहीं होती। कंडी में वाटर शॉर्टेज होती है, कंडी बेल्ट जो होता है वो बड़ा पथरीला सा इलाका है, तो दैट्स वे वहाँ पे सॉइल जो होती है वो स्केल्टल सॉइल्स होती है। स्केल्टल सॉइल्स जो होती हैं ये वही वाली सॉइल, जो लिथोसॉल मैंने बोला था जो पत्थर वाली सॉइल होती है वही वाली सॉइल्स हैं। इसके अलावा आपको ब्राउन अर्थ सॉइल भी वहाँ देखने को मिलती है। अब ये सॉइल जो है ये शैलो होती है, यानी उतनी वेल डेवलप्ड सॉइल नहीं होती है, ये उतनी डेप्थ में नहीं होती है, स्टोनी होती है, ग्रेवली होती है। इसमें कोरस टेक्सचर होता है, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, जो ऑलरेडी मैंने बोला जो कि आपको लिथोसॉल्स की प्रॉपर्टी है। एंड इज प्रोन टू सिवियर इरोजन
एंड इसमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, यानी उतनी फर्टाइल ये नहीं होती है। दैट्स वाई आप देखते हो कि जो आपका रामबन का इलाका है या फिर आपका जो उधमपुर के कुछ एरियाज़ हैं या फिर जो जम्मू के अपर रीजन्स हैं, वहाँ वो उतने फर्टाइल रीजन्स नहीं माने जाते हैं। देन ये बनते हैं यूजुअली सैंडस्टोन या शेल के वेथरिंग से बनते हैं, जो शिवालिक्स में हम देखने को मिलते हैं। एंड यूजुअली ये रेन फेड है, बिकॉज मोस्टली ये इलाके जो होते हैं ये रेन फेड होते हैं, तो इस वजह से वहाँ वाटर स्केर्सिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन नॉट ग्रो राइस, वहाँ आप नहीं ग्रो कर सकते हो, क्योंकि राइस को यूजुअली पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होता है। तो इस वजह से यहाँ पे मेज़ ग्रो करते हैं, क्योंकि मेज़ एक ऐसा क्रॉप है जो यूजुअली रेन फेड इलाके, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे इरिगेशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती और बारिश के पानी पे वो डिपेंडेंट होते हैं। मिलेट्स जो होते हैं या पल्सेस के लिए भी ऐसी टाइप की सॉइल, पल्सेस यूजुअली डिफरेंट आप ग्रो कर सकते हो, प्लेन्स में भी ऊपर भी, तो पल्सेस या ऑयल सीड्स यहाँ आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद थर्ड वन इज़ द सॉइल ऑफ मिडल माउंटेन्स। अब ये जो सॉइल्स हैं ये यूजुअली आपकी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स होती हैं, ये आपकी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स होती हैं, या ये रेड लोमी सॉइल्स होती है। रेड लोमी सॉइल जो होती है ये उतनी फर्टाइल नहीं होती है। और साथ में वी हैव द पॉडजोलिक सॉइल्स। पॉडजोलिक सॉइल्स जो होती हैं ये वो वाली सॉइल्स होती हैं जिसको पॉडजोल्स भी कहते हैं। ये वो वाली सॉइल्स होती हैं जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं, और यूजुअली इनमें बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब ऊपर जो मिनरल्स होते हैं वो ऊपर वाली लेयर्स से नीचे चली जाती हैं, वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, यानी ऊपर उतनी न्यूट्रिशियस ये रहती नहीं है, तो उसको पॉडजोलिक सॉइल कहते हैं। तो ये पॉडजोलिक सॉइल्स जो होती हैं ये भी आपको उधर देखने को मिलती हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो यूजुअली इसमें आपको रेड लोमी सॉइल देखने को मिलती है। इस रेड लोमी सॉइल जो होती है ये इसमें आयरन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये मॉडरेटली मतलब उतनी फर्टाइल नहीं होती है और एसिडिक होती है। ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल जो होती है ये यूजुअली डेसिडियस या मिक्स्ड फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है, एंड ये मॉडरेटली रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में। इसके अलावा जो मैंने बोला पॉडजोलिक सॉइल जो होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है, वहाँ ये टाइप की सॉइल्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे भी आप ग्रो करते हो यूजुअली मेज़ या वीट, आपको वैलीज़ में आप वीट ग्रो करते हो। इसके अलावा पल्सेस जैसे हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मिडल माउंटेन्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें आपका रामबन, डोडा और किश्तवाड़ का रीजन भी आता है, और डोडा किश्तवाड़ के राजमा आपको पता ही होंगे कि जो भद्रवाह के हैं, एक्चुअली भद्रवाह जो डोडा के अंदर आता है, तो भद्रवाह के राजमा जो GI टैग्ड है वो यहाँ ग्रो करते हैं। तो पल्सेस में राजमा जो हैं वो इस एरिया में ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत आपको एप्पल और पियर जैसे फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं, रामबन के एरिया में आपको थोड़े देखने को मिलते हैं। तो ये सॉइल्स ऑफ जम्मू हो गए। अब सॉइल्स ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पहला रीजन आता है दैट इज़ द जहलम फ्लड प्लेन, जो आपके वैली का फ्लोर है, बेसिकली प्लेन्स है, वहाँ पे आपको यूजुअली एलुवियल सॉइल्स देखने को मिलती हैं। अब ये एलुवियल सॉइल जो होती हैं ये डीप सॉइल्स होती हैं, इनका फाइन टेक्सचर होता है, फर्टाइल होती हैं, एंड ऑफन ये पुअरली ड्रेन्ड होती हैं, क्योंकि इनमें आपको पानी की लो लाइंग एरियाज़ में यूजुअली होती हैं, तो इस वजह से इनकी में ड्रेनेज उतना अच्छा नहीं होता है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत जगहों पे रिच होती है। ये बनी कैसी है, जहलम रिवर के डिपॉजिट्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के डिपॉजिट से ये बनी है। प्रिडोमिनेंटली यहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है, जो आपका यूजुअली आप देखते हो जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पे आपको ज़्यादा राइस देखने को मिलते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। वहाँ पे आप यू डोंट फाइंड, वहाँ पे आपके एप्पल्स ग्रो नहीं करते हैं। लाइक यू कैन सी जो आपका लाइक पुलवामा का रीजन अगर आप देखोगे, पुलवामा के लो लाइंग रीजन्स जो आपके होते हैं, या फिर इवन जो आपका श्रीनगर भी आप देखोगे, तो वहाँ पे इट्स नॉट गुड फॉर एप्पल्स, रादर वहाँ पे राइस ग्रो करता है। उसके बाद आपका आता है सॉइल्स ऑफ करेवाज। जो करेवाज हैं, प्लेट्यूज़ हैं, उनकी सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो ये लैकेस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं, यानी लेक के डिपॉजिट से ये बना है। या आपको कश्मीर में देखने को मिलता है और आपको किश्तवाड़ भद्रवाह में भी देखने को मिलते हैं। ये जो होती है ये एक्चुअली सॉइल जो होती है ये सिल्टिक क्लेई लोमी सॉइल होती है, ये वेल ड्रेन्ड होती है, और ये सॉइल जो है ये सैफरन के लिए स्पेसिफिकली जो है इट्स गुड फॉर सैफरन कल्टिवेशन, और साथ में एप्पल्स, आलमंड्स, वॉलनट्स और पियर्स भी यहाँ ग्रो होते हैं। अगर आप कहीं पे गए होंगे लाइक यू माइट हैव सी, जो ज़्यादातर आपको वुडर या ये जो ज़्यादातर आपको एलिवेटेड प्लेट्यूज़ अगर आपने देखे होंगे कहीं पे, लाइक पीपल हु हैव स्टडीड इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी IUST अवंतीपुरा में जिन्होंने पढ़ा होगा, तो
वो विडर पे है, वो एक करेवा पे है, तो वहाँ पीछे वो आलमंड के बाग हैं बहुत सारे, या बहुत सारे, यू वुड फाइंड देम एवरीवेयर। आपको शोपियान साइड में भी ये आलमंड के बाग देखने को मिले जहाँ पे ये करेवा होता है। तो आलमंड्स या वॉलनट्स या फिर एप्पल्स जो हैं ये ग्रो करते हैं यूजुअली इन दीज करेवास। इसके बाद जो सराउंडिंग माउंटेन्स की जो अंदर जो सॉइल है ये यूजुअली माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल होती है, यूजुअली ये पॉडजोलिक सॉइल होती है या ब्राउन अर्थ सॉइल होती है, और लिथोसॉल सॉइल ऊपर वाले रीच में आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो होती है ये जनरली शैलो होती है, यानी उतनी डीप नहीं होती है, ये मोस्टली एसिडिक होती है, एंड ऑर्गेनिक मैटर भी वहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पे फॉरेस्ट कवर होगा तो वहाँ पे ये होता है। अब ये प्रोन टू इरोजन होता है स्लोप्स की वजह से, एंड साथ में यूजुअली, और क्रॉप्स की अगर बात करेंगे तो यूजुअली वहाँ आपको ज़्यादा कल्टिवेशन देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉरेस्ट, यूजुअली कॉनिफेरस फॉरेस्ट या फिर पैस्चर्स, मीडोज आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद वी हैव नंबल या मार्शी सॉइल्स। ये ऑलरेडी मैंने बोला ये पीटी सॉइल्स होती हैं। ऑर्गेनिक सॉइल्स जो होती हैं इनको हेस्टोसॉल्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल्स यानी हेस्टोसॉल्स होती हैं और जिनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। ये वाटर लॉग्ड एरियाज़ में आपको देखने को मिलती है, एंड इसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है। इसके अलावा डार्क कलर्ड होती है और एसिडिक होती हैं ये। अब इसके बाद इसमें प्लांट रेसिड्यूज एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसमें जो घास वगैरह उगती है तो वो नीचे रह जाती है और वो यूजुअली डिकम्पोज नहीं होती है, तो उस वजह से वो एक्यूमुलेट होते हैं वहीं पे। अब इसको कल्टिवेशन के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट इट्स गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सर्टन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, उनके लिए ये अच्छा होता है, और साथ में लोटस वगैरह के लिए भी ये वहाँ पे ग्रो किया जाता है। सो दिस इज़ द कल्टिवेशन, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन जो आपकी बेस्ड ऑन एरिया है। देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट्स बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल सूटेबिलिटी। अब एग्रीकल्चरल सूटेबिलिटी के लिए की बेसिस पे हम पैडी सॉइल्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मेज सॉइल, जिसको धान खेती या मक्की खेती रेस्पेक्टिवली हम कह सकते हैं। सैफरॉन सॉइल, ये आपकी वही वाली सॉइल होगी जो करेवा में पाई जाती है। हॉर्टिकल्चर सॉइल, जिसको कश्मीरी में बाग ज़मीन कहते हैं। बाग ज़मीन जो है ये यूजुअली आपकी प्रेडोमिनेटली लाइक करेवाज में जो बेहतर होती है। वेजिटेबल सॉइल, जिसको सब्जी खेती ज़मीन कहते हैं या सरज़मीन कहते हैं। देन ऑयल सीड्स या पल्सेस के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। देन पैस्चर या फॉडर लैंड्स, जिसको चारागाह कहते हैं, यूजुअली अपर एरियाज़ में देखने को मिलती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। अब धान के लिए या पैडी सॉइल जो होती है ये क्लेई सॉइल होती है। इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी आपने इसमें भर दिया तो वो नीचे चला गया। इट शुड बी एबल टू होल्ड दैट वाटर। ये जो होती है यूजुअली ये एलुवियल सॉइल होती है। कश्मीर वैली के और जम्मू के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है। जो मेज़ सॉइल है, यानी मेज़ जहाँ पे उगती है, जहाँ पे धान उगती है, वो यूजुअली लोमी सॉइल होती है, वेल ड्रेन्ड, यानी वहाँ पानी जमा नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड हैव गुड एरेशन। एरेशन का मतलब हवा जानी चाहिए। इसका मतलब है कि ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक एलुवियल सॉइल की तरह क्लेई नहीं होनी चाहिए ये। एंड मॉडरेट फर्टिलिटी अगर भी होगी वो चलेगी। यूजुअली जो आपके स्लोपिंग करेवास होते हैं या एलुवियल सॉइल्स, लेकिन जो वेल ड्रेन्ड होंगे, जो लीव्स पे होगी, यानी जो स्लोपी एरियाज़ में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स जो वहाँ पे अगर आप टेरेसिंग करोगे तो वहाँ पे जो है ये ग्रो करेगा। देन सैफरॉन सॉइल, ये ऑलरेडी मैंने बोला, ये आपकी जो सॉइल करेवाज में होती है उनमें ये ग्रो करता है। देन वी हैव हॉर्टिकल्चर सॉइल। हॉर्टिकल्चर सॉइल, जिसको बाग ज़मीन कहते हैं, ये यूजुअली लोमी टू सैंडी लोमी सॉइल होती है, या तो लोमी होगी या सैंडी होगी। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर लॉगिंग। एप्पल का ट्री जो होगा वहीं ग्रो करता है जहाँ पानी जमा ना हो। एंड ये आपको स्लोपिंग करेवाज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो वेल ड्रेन्ड ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल होती है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है। वेजिटेबल सॉइल, ये वो वाली सॉइल होती है यूजुअली जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है, क्योंकि आप देखते हो कि जो आपका किचन गार्डन होता है उसमें आप बड़ा सारा मैन्योर लाइक गोबर वगैरह डालते हो ताकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहे। ये फर्टाइल होती है, ये यूजुअली इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, एंड ये वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। एंड रिक्लेम नंबल लैंड्स, यानी जो नंबल लैंड्स होते हैं जिनको रिक्लेम किया जाता है, यानी जिनको एक तरह से पानी वानी निकाल के उनको ठीक किया जाता है, उनको एसिडिक नेचर जो है उनका ठीक किया जाता है, तो उस टाइप के लैंड्स में या फिर सरजमीन जो होती है या फिर फर्टाइल एलुवियल पैच में आप ग्रो कर सकते हो।
ऑयल सीड्स या पल्सेस जो होते हैं जनरली ये लोमी सॉइल में ग्रो करते हैं। अब ये एलुवियल सॉइल में भी होती है, रेड लोमी सॉइल या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स में भी ग्रो करती है। देन वी हैव पैस्चर या फॉडर लैंड, जिनको चरागाह कहते हैं या घास चराई कहते हैं या गसनी कहते हैं जम्मू में। तो ये ऑफन लो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं, यूजुअली शैलो होती हैं और स्टीप स्लोप्स पे आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सॉइल होती है वो स्केलेटल सॉइल होती है, यानी ये आपको वो वाली सॉइल होती है जो स्केलेटल यानी उसमें आपको स्टोनी सॉइल आपको देखने को मिलती है। सो अगर मैं इस सब को रिवाइज करूं तो मैंने गुर्टी सॉइल के बारे में बताया, बहिल सॉइल के बारे में बताया, सिकिल जो सैंडी है उसके बारे में बताया, नंबल सॉइल, करेवा सॉइल, सरजमीन, दजनलद और राट जैसी सॉइल्स के बारे में बताया। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया किया, जिसमें हमने सॉइल्स ऑफ जम्मू आउटर प्लेन्स पढ़े, सॉइल्स ऑफ शिवालिक या कंडी बेल्ट पढ़े, सॉइल्स ऑफ जम्मू मिडल माउंटेन्स पढ़े। इसके बाद कश्मीर में हमने सॉइल्स ऑफ कश्मीर वैली फ्लोर पढ़े, सॉइल्स ऑफ कश्मीर करेवास पढ़े, सॉइल ऑफ कश्मीर माउंटेन स्लोप्स पढ़े और नंबल या मार्ची लैंड जो है उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पैडी सॉइल्स की देखी कैसी होती है, मेज सॉइल कैसी होती है, सैफरन सॉइल, हॉर्टिकल्चर सॉइल, वेजिटेबल सॉइल, पैस्चर या फॉडर लैंड्स और पैडी सॉइल जो हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। विल लर्न अबाउट द डिफरेंट क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो 30% ऑफ द टोटल एरिया जो है वो अंडर कल्टिवेशन है, यानी जितना भी एरिया JNK में है उसका 30% अंडर कल्टिवेशन है, यानी जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। लेकिन ये 70% ऑफ द पॉपुलेशन का सपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फिगर पूछा जा सकता है। यूजुअली जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी इसका ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है या इसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के GDP को, यानी जो GDP निकाला जाता है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 18% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड उसके एसोसिएटेड जो अलाइड सेक्टर्स हैं उनसे आता है। तो 18% याद रखना, 18% ऑफ द स्टेट GDP और द UT GDP इज कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ये याद रखना है श्री जावेद अहमद डार हैं। जावेद अहमद राना वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो जावेद अहमद डार हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। वो जावेद अहमद राना, ये जावेद अहमद डार हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने से पहले आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ना चाहिए। एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग का मतलब होता है हम किसी भी रीजन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का मतलब है वहाँ के एग्रीकल्चर और वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के सॉइल और वहाँ के फिजियोग्राफी की बेसिस पे उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं। दैट्स कॉल्ड एज द एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग। सो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम आज के JNK देखेंगे तो वी हैव 3 जोन्स। हमारा सब ट्रॉपिकल जोन आता है, इंटरमीडिएट जोन आता है जिसको ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, एंड देन वी हैव द टेम्परेट जोन JK1, JK2, JK3, एंड देन अगर हम लद्दाख को भी कंसिडर करेंगे तो वो 4th जोन बनता है। तो वो आपका बनता है कोल्ड एरिड जोन, वो आपका UT ऑफ लद्दाख आता है। तो JNK के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर UT के अंदर वी हैव 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। एक आता है सब ट्रॉपिकल जोन जो आपका जम्मू का रीजन आता है, इंटरमीडिएट जोन जो आपका शिवालिक और मिडल हिमालयस का रीजन आता है जिसमें आपके किश्तवाड़, रामबन, डोडा, राजौरी, पुंछ वाले रीजन्स आते हैं। देन वी हैव टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन आपका कश्मीर वैली आता है। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मैप पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपका जो जम्मू का रीजन है जिसमें आपका मेनली उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ के जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो आपके सब ट्रॉपिकल में आते हैं। इंटरमीडिएट में आपके पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ ये वाले आएंगे, एंड टेम्परेट में आपकी कश्मीर वैली आती है। सो सब ट्रॉपिकल जोन की अगर हम बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाया हुआ है, या आपने जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है उस वाली वीडियो में भी आप पढ़ सकते हो। अगर हम सब ट्रॉपिकल जोन की बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल जोन में आपके प्लेन्स आते हैं, यानी आपका जम्मू के जो कठुआ सांबा के प्लेन्स हैं और जम्मू के प्लेन्स हैं, और साथ में जो लोअर शिवालिक्स हैं जो कंडी बेल्ट का रीजन वो भी आपका सब ट्रॉपिकल में आता है जिसमें आपको उधमपुर आता है। तो प्रिडोमिनेटली जम्मू, कठुआ और सांबा आते हैं, और साथ में उधमपुर, रियासी और राजौरी, पुंछ के जो लोअर पार्ट्स हैं, लोअर एरियाज है वो भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। ये वो वाला रीजन है जिसकी एलिवेशन जो है वो 300 मीटर से लेके 1200 मीटर्स तक है अबव द मीन सी लेवल। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो ये जो सब ट्रॉपिकल जोन है इसमें यूजुअली हॉट समर्स पाए जाते हैं, बिकॉज आपको पता है जम्मू के इस रीजन में आपको टेम्परेचर समर्स में 45+ चला जाता है, और इसके विंटर्स कूल होते हैं, कोल्ड नहीं होते हैं, कूल होते हैं। यूजुअली टेम्परेचर जो है
विंटर्स में 2 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, उसके नीचे नहीं जाता है। रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो इस रीजन में मानसून रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली 60 to 80% ऑफ द रेनफॉल जितना भी होता है इस रीजन में वो मानसून की वजह से होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक। और विंटर रेनफॉल भी होता है, ये हमने क्लाइमेट वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। विंटर रेनफॉल यहाँ होता है दिसंबर फरवरी में, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है जो कि मेडिटेरेनियन सी से आती हैं। एंड एनुअल रेनफॉल इस रीजन में यूजुअली 1000 to 1200 मिलीमीटर के आसपास होता है। यूजुअली कंडी बेल्ट में जो है वो बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन। एंड यूजुअली आपको मानसून के दौरान हाई ह्यूमिडिटी यहाँ पे पाई जाती है। अगर यहाँ के सॉइल टाइप्स की बात करेंगे तो जो सब ट्रॉपिकल जोन है इसमें आपको प्लेन्स वाला रीजन जो है वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। कंडी बेल्ट में आपको स्केल्टल सॉइल्स या ब्राउन अर्थ सॉइल जो सैंडी ग्रेविली सॉइल होती है वो देखने को मिलती है। मेजर एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो प्लेन्स में आपको राइस बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। आरएसपुरा सेक्टर में बासमती राइस और बहुत सारी और वेराइटीज़ ग्रो की जाती हैं। मेज़ आपको कंडी बेल्ट वगैरह ऊपर थोड़ा जो है वो ग्रो किया जाता है। बाजरा, ज्वार, पल्सेस और फॉडर क्रॉप्स जो है यहाँ ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वीट, ये तो आपके खरीफ सीजन में आ गए, ये खरीफ सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं। और खरीफ सीज़न आपका जो जून से लेके आपका अक्टूबर तक चलता है। राबी सीज़न में जो आपका विंटर में जो चलता है उसमें आपका वीट डोमिनेंट क्रॉप है जो यहाँ ग्रो किया जाता है। इसके अलावा बार्ले, पल्सेस और फॉडर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। और इसके अलावा आपको कहीं कहीं पे शुगर केन भी देखने को मिलता है। जम्मू के इन प्लेन्स में ये ग्रो किया जाता है। गेस ये आपको याद रह गया होगा, जम्मू के जो होंगे उनको पता ही होगा, और जो कश्मीर के होंगे वो भी आई गेस ये याद रह गया होगा। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की अगर बात करेंगे तो मैंगो यहाँ बहुत ग्रो किया जाता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लीची, गुआवा, पोमीग्रेनेट जैसे थोड़े थोड़े बहुत ग्रो किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंगो यहाँ ग्रो किया जाता है। फार्मिंग सिस्टम्स की अगर बात करेंगे तो यूजुअली यहाँ राइस वीट रोटेशन पे चलता है, यानी आपका खरीफ सीजन में राइस और फिर राबी सीजन में आपका वीट जो है वो ग्रो किया जाता है। इसके अलावा इरीगेटेड प्लेन्स में ये होता है। और जो आपके रेन फेड एरियाज़ हैं यानी जो कंडी बेल्ट है थोड़ा सा हाई रीच पे हैं, वहाँ पे आपको मेज़ वीट रोटेशन पे चलता है। वहाँ यूजुअली राइस नहीं होता तो मेज़ वीट रोटेशन पे चलता है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग होती है। यूजुअली गुज्जर वगैरह रहते हैं जो ऊपर रहते हैं उनके, या बाकी जो लोकल्स भी होते हैं वो डेयरी फार्मिंग करते हैं। यूजुअली उनकी भैंसें होती हैं तो वो एक अलाइड एक्टिविटी है जो चलती रहती है। वाटर स्केर्सिटी चैलेंज की अगर बात करेंगे तो कंडी बेल्ट में इरोजन होता है, वहाँ पे इस वाटर स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। इरेटिक मानसून, हीट स्ट्रेस से क्रॉप्स को होता है समर्स में। सेकेंड जो आता है दैट इज़ आपका इंटरमीडिएट जोन आता है, जो आपका ट्रांजिशनल जोन है। इंटरमीडिएट जोन जो है ये कौन सा है, ये आपका सब ट्रॉपिकल प्लेन्स यानी लो हिल्स जो यहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ से लेके कश्मीर वैली तक, यानी आपके जो मिडल हिमालयज़ हैं, जो आपके मिडल हिमालयज़ हैं, पीर पंजाल रेंज जो आप कह सकते हो, तो उसमें आपका ये आता है। मिड ऑल्टीट्यूड हिली रीजन्स वाले जो एरियाज हैं जम्मू डिवीजन के, वो इसमें आता है। इसमें आपको उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनकी हाइट 800 मीटर से लेके 1800 मीटर्स अबोव MSL में ये आते हैं। अगर यहाँ के क्लाइमेट की बात करेंगे तो समर्स वार्म टू माइल्ड होते हैं, यूजुअली आपके 35 डिग्री तक चले जाता है टेम्परेचर। विंटर्स यहाँ के कोल्ड से लेकर कोल्ड तक होते हैं, मतलब थोड़े बहुत कोल्डर साइड पे ही होते हैं दैन द प्लेन्स। और हायर रीचेस में यहाँ पे कहीं पे स्नोफॉल भी होता है। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, यहाँ पे मानसून रेनफॉल भी होता है और विंटर में भी ठीक ठाक रेनफॉल यहाँ पे होता है। और एनुअली लगभग 1000 से लेकर 1500 मिलीमीटर का रेनफॉल इधर होता है। ह्यूमिडिटी यहाँ मॉडरेट होती है, उतनी नहीं होती है जितनी आपको ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलती है। अब ये हिली एरिया है और ये आपका माउंटेनस रीजन है, तो इस वजह से यहाँ पे सॉइल्स जो हैं यूजुअली ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स, रेड लोमी सॉइल्स और स्केलेटल सॉइल्स देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो खरीफ सीजन में यहाँ मेज़ ग्रो किया जाता है। अब ऑब्वियसली यहाँ राइस नहीं होगा, यहाँ मेज़ होता है। और राइस आपको वैलीज़ में देखने को मिलता है। पल्सेस जैसे ऑलरेडी मैंने बोला, राजमा जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं आपके भद्रवाह रीजन में। इसके अलावा मिलेट्स यहाँ ग्रो किया जाता है, वीट यहाँ ग्रो किया जाता है। इसके अलावा बार्ली और ऑयल सीड्स भी यहाँ ग्रो किए जाते हैं राबी सीजन में। अब मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की अगर बात करेंगे तो कुछ टेम्परेट फ्रूट्स लाइक प्लम, पीच या एप्रिकॉट जो है ये आपको हायर जोन्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वॉलनट और आलमंड थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर फार्मिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये मेज़ बेस्ड सिस्टम है, लाइक डोमिनेटली आपको मेज़ यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पे टेरेस कल्टिवेशन होती है क्योंकि स्लोप्स पे पहले टेरेसेस बनाए जाते हैं और फिर वहाँ पे ये ग्रो किए जाते हैं।
देन टेम्परेट जोन की बात करेंगे तो टेम्परेट जोन जो है इसमें आपका प्राइमरली कश्मीर वैली आती है और साथ में जो जम्मू डिवीजन के कुछ एरियाज़ लाइक डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और पुंछ राजौरी के कुछ रीजन्स आते हैं। और एवरेज ऑल्टीट्यूड 1500 से लेकर 2500 मीटर्स है, वो MSL इसकी हाइट है। देन क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें तो समर्स यहाँ पे माइल्ड या प्लेजेंट होते हैं, लगभग 30-32 तक ही टेम्परेचर चला जाता है, और विंटर्स जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है। रेनफॉल जो होता है इसमें थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि कश्मीर रीजन में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है। जम्मू रीजन में यूजुअली आपका मानसून में होगा और फिर आपकी विंटर रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 1-2 महीने चलता है, लेकिन JNK में थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। अप्रैल में भी होगी, मई में भी होगी, जुलाई में भी होगी, और जनवरी फेब में तो होता ही है आपका बर्फ़ वगैरह। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह विंटर में बर्फ़ पड़ती है, स्नो पड़ती है। मानसून का इन्फ्लुएंस कम होता है, यूजुअली यहाँ मानसून की वजह से बारिशें नहीं होती, और एनुअल प्रेसिपिटेशन अराउंड 650 से 750 मिलीमीटर के बीच में होता है। ह्यूमिडिटी जो होती है यहाँ पे समर स्प्रिंग पोस्ट या पोस्ट स्नो मेल्ट में आपको ठीक ठाक ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। सॉइल टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फेमस आपकी करेवा सॉइल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एलुवियल सॉइल्स आपको जहलम के अराउंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के फ्लोर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल्स आपको हायर रीच में देखने को मिलेगा। नंबल सॉइल्स आपके लो लाइंग एरियाज या लेक्स के अराउंड जो एरिया है वहाँ देखने को मिलती है। मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ प्रिडोमिनेंटली खरीफ सीजन में यहाँ राइस ग्रो किया जाता है। इसके अलावा मेज़ भी ग्रो किया जाता है। इसके अलावा आपको पल्सेस और ऑयल सीड्स भी कहीं कहीं पे देखने को मिलते हैं। राबी सीज़न में यहाँ पे आप यू सी मोस्टली वीट, थोड़ा बहुत जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है उससे तो कम वीट ग्रो किया जाता है। इसके अलावा बार्ली और ऑयल सीड मस्टर्ड जो है वो आपको ग्रो किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी लैंड्स होती हैं वो फैलो रहती हैं विंटर में, मतलब उनको ऐसे ही छोड़ा जाता है क्योंकि कोल्ड होता है, स्नो होती है। नीश क्रॉप की बात करें तो सैफरन जो है वो पामपोर के और किश्तवाड़ में ग्रो किया जाता है। मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की अगर बात करेंगे तो डोमिनेंटली आपको हॉर्टिकल्चर में आपको एप्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा पियर, चेरी, प्लम, एप्रिकॉट, पीच जैसे या नेक्टरिन, ये भी पीच जो जिसके ऊपर वो हेयर नहीं होते हैं उसको नेक्टरिन कहते हैं, वो पाया जाता है। इसके अलावा आप करेवाज पे आपको आलमंड्स या वॉलनट्स भी देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी और बाकी बेरीज छोटी पोट पाई जाती है। इसके अलावा कुछ टेम्परेट वेजिटेबल्स भी आपको देखने को मिलती हैं। देन कोल्ड एरिड जोन जो आपका प्राइमरीली यूटी ऑफ लद्दाख में आता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है ये 2500 से 3000 मीटर्स अबोव MSL में ये रीजन आता है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, ये एरिड रीजन होता है, और यहाँ पे आपको सैंडी टू सैंडी लोमी या ग्रेविली सॉइल देखने को मिलती है। और यहाँ पे यूजुअली उतना एग्रीकल्चर होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत होता है। तो बार्ली और वीट यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, और हार्ड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो या टर्निप, कैबेज यहाँ ग्रो किए जाते हैं। अब हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में कारगिल में आपको पता है सबसे ज़्यादा एप्रिकॉट्स जो होते हैं और ग्रो किए जाते हैं, और थोड़ा बहुत आपको वहाँ एप्पल कल्टिवेशन भी देखने को मिलता है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है दैट्स कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये क्लाइमेट वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ मैं इसको फिर से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ डिस्कस करनी है। कोपन क्लासिफिकेशन अगर आपको पता होगा, कोपन क्लासिफिकेशन या दुनिया के जितने भी लाइक एरियाज़ हैं वहाँ के क्लाइमेट को कोपन क्लासिफिकेशन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं, पहले क्लासिफिकेशन होता है इनटू 5 ग्रुप्स। 1 इज़ A, B, C, D एंड E। A का मतलब ट्रॉपिकल, B का मतलब एरिड, C का मतलब टेम्परेट, D का मतलब कोल्ड कॉन्टिनेंटल, E का मतलब पोलर होता है। तो ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन, एरिड मतलब जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है, ड्राई जो होती है, टेम्परेट मतलब टेम्परेट रीजन, कोल्ड कॉन्टिनेंटल जो सर्द इलाके होते हैं वो, पोलर मतलब पोलर रीजन, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले। देन अब ज़रूरी नहीं कि पोलर वहाँ पे ही होगा, वो जहाँ पे बर्फ़ रहती है ठीक ठाक टाइम तक वो होती है। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल को डिवाइड किया गया। वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट FMWS, कैपिटल W एंड कैपिटल S। सो F स्टैंड फॉर रेन फॉरेस्ट, M स्टैंड फॉर मानसून, W स्टैंड फॉर सवाना बेट, S स्टैंड फॉर सवाना ड्राई, W स्टैंड फॉर डेजर्ट एंड S स्टैंड फॉर स्टेपी। देन एरिड की क्लासिफिकेशन की जाती है HKN में। H स्टैंड फॉर हॉट, K स्टैंड फॉर कोल्ड एंड N स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंट। अब ये सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो अब अगर किसी एरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि से फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह होगा कि टेम्परेट यानी C, फिर इधर W होगा या M होगा तो CM टेम्परेट मानसून एंड K, CMK यानी टेम्परेट मानसून कोल्ड। या इस तरह से होगा कि टेम्परेट
फिर W होगा ड्राई विंटर, और फिर इधर A होगा दैट इज़ हॉट समर, दैट इज़ टेम्परेट, फिर होगा ड्राई विंटर और हॉट समर। तो इस तरह के आप क्लासिफिकेशन, तो कोई रीजन होगा उसका जो कोपन क्लासिफिकेशन में क्लाइमेट होगा वो होगा CWA। CWA का मतलब टेम्परेट, ड्राई विंटर और हॉट समर। JNK की अगर हम बात करेंगे तो JNK में भी आपको ये क्लासिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो। जो जम्मू के प्लेन्स या लोअर शिवालिक्स का रीजन है, जो अभी मैंने बोला सब ट्रॉपिकल जोन जो है, उसकी जो कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से आती है दैट इज CWA। CWA का मतलब टेम्परेट, W का मतलब ड्राई विंटर और A का मतलब हॉट समर। कश्मीर वैली जो होती है वो आती है DFB, CFB या CSB में। अब कहीं पे DFB लिखा है, कहीं पे CFB लिखा है, कहीं पे CSB लिखा है, और JKSS भी इनकंसिस्टेंट रहा है। JKPSC ने कहीं पे CFB का आंसर किया, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज। तो जम्मू प्लेन्स के लिए CWA है। कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो कहीं पे DFB लिखा है। DFB का मतलब कोल्ड कॉन्टिनेंटल विदाउट ड्राई सीजन, आपको पता है JNK में ड्राई सीजन नहीं होता है। और B का मतलब वार्म समर, यहाँ पे वार्म समर होता है, हॉट नहीं होता है, वार्म समर होता है। C का मतलब CFB, C का मतलब टेम्परेट, आपको पता है ये टेम्परेट कंसिडर किया जाता है। फिर F का मतलब ऑलरेडी मैंने बोला विदाउट ड्राई समर, और B का मतलब वार्म समर। यह CSB भी कंसिडर किया जाता है। C का मतलब टेम्परेट, S का मतलब ड्राई समर और B का मतलब वार्म समर। तो ये तीनों DFB, CFB और CSB तीनों कश्मीर वैली के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हायर माउंटेन्स एरियाज यूजुअली जो आपका लद्दाख का रीजन आता है उसको DFC, DWC, DSC, ET या EF ये सारे क्लासिफिकेशन कंसिडर की जाती है। तो यू शुड रिमेंबर कश्मीर वैली के लिए याद रखना DFB, CFB या CSB होता है। और एक जनरल टर्म यूजुअली की जाती है जो हाईलैंड एरियाज होते हैं, जो आपके माउंटेनस रीजन्स होते हैं, जो JNK यूजुअली है, मोस्टली है JNK, तो उसको H कंसिडर किया जाता है। तो उसको हाईलैंड क्लाइमेट अलग एक कैटेगरी होती है H, यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन होती है। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हो और डिटेल में। लाइक CWA का मतलब क्या होता है? CWA का मतलब होता है टेम्परेट विदाउट टेम्परेट, ड्राई विंटर और वार्म समर। ये CWA आप याद रख सकते हो। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने बोला जो आपका DFB है कश्मीर का जो है वो DFB है, या फिर इसके अलावा आपका CWA भी कंसिडर DFB है, और इसके अलावा CSB या CFB भी कंसिडर किया जाता है। तो CFB स्टैंड फॉर टेम्परेट ऑर्गेनिक क्लाइमेट वार्म समर, और CSB स्टैंड फॉर मेडिटेरेनियन वार्म समर क्लाइमेट। इसको नाम दिया गया है, अंदर इसका ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है। ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा लद्दाख की जो रीजन है, ये जो हायर ग्रेटर हिमालयस का रीजन है, उसको DFC, DWC, DSC या फिर ET स्टैंड फॉर टुंड्रा क्लाइमेट। E का मतलब पोलर क्लाइमेट होता है, T का मतलब टुंड्रा क्लाइमेट होता है। ये वो है जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज बिटवीन 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, उसको टुंड्रा कहता है। तो ये सारी जो है ये क्लासिफिकेशंस आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवाइज करूँ तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस, बस याद रखना जो आपका जो जम्मू का रीजन है, जम्मू के प्लेन्स हैं, उनका जम्मू का जो कोपन क्लासिफिकेशन है वो CW है, CWA है। कश्मीर का जो है वो DFB भी है, CFB भी है और CSB भी है। तो कश्मीर के लिए 3 है, DFB, CFB और CSB। और जो लद्दाख के रीजन है उसके लिए DFC है, DWC है, DSC है, ET भी है और इसके अलावा EFB है। सो इसके अलावा जनरल टर्म मैंने ऑलरेडी बोला, हाईलैंड क्लाइमेट H यूज़ किया जाता है JNK के लिए। सो दिस इज कोपन क्लासिफिकेशन। अब समरी में अगर देखोगे फिर से तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हमने 3 जोन्स पढ़े। हमने सब ट्रॉपिकल जोन पढ़ा, इंटरमीडिएट जोन पढ़ा और टेम्परेट जोन पढ़ा। और इसके अलावा कोल्ड एरिड जोन है जो आपका लद्दाख आता है। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, कितना रेनफॉल होता है, क्या होता है, वो ऑलरेडी चीज़ें मैंने बताई। अब इन जोन्स की अगर बात करेंगे तो इनमें मैंने डोमिनेंट सॉइल्स के बारे में भी बताया। सब ट्रॉपिकल जोन जो आपका जम्मू है वहाँ ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती हैं, और अकंडी बेल्ट जो आता है उसमें स्केल्टर और ब्राउन अर्थ सॉइल पाई जाती है। बाकी मैंने बोला इंटरमीडिएट जोन जो है उसमें ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, रेड लोमी सॉइल और स्केल्टर सॉइल पाई जाती है। कश्मीर के अंदर टेम्परेट जोन जो है उसमें करेवा, एलुवियल सॉइल, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल और नंबल सॉइल जो है वो पाई जाती है। बाकी कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसमें आपको समरी मिल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हो। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में जो एग्रीकल्चर है इट्स कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन या 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है JNK की वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो प्राइमरी सेक्टर है वो GSV यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू का 20% कंट्रीब्यूट करता है।
जीडीपी का लगभग 16 से 18% जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है। 18% ऑफ द स्टेट जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। सो स्टेट जीएसवी का 20% जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। अब यहाँ पे यूजुअली जो एग्रीकल्चर है जेएंडके के अंदर वो स्मॉल और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की फॉर्म में है, यानी यूजुअली यहाँ जो लैंड है वो थोड़ी थोड़ी है सबके पास, एंड एवरेज ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो 0.54 हेक्टेयर्स है, यानी एवरेज लोगों के पास 0.54 हेक्टेयर्स की लैंड है। हिली टेरेन है इसलिए टेरेस फार्मिंग की जाती है बहुत जगहों पे। यहाँ पे ओनर कल्टिवेशन है, यानी जो ओनर है लैंड का वही कल्टिवेट करता है, एंड ये हुआ लैंड टू द टिलर रिफॉर्म्स जो हुए शेख अब्दुल्ला ने 1950 में, जो जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट जो आया था, जिसकी वजह से जो टिलर है, जो पेजेंट होता था, जो काम करता था खेत में, उसी को ज़मीन मिल गई, तो वो उस वजह से वो लैंड लॉर्डिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया। अब पहले बहुत ज़मीनें होती थी लोगों के पास, तो उसमें फिर वो पेजेंट्स होते थे, वो काम करते थे, तो फिर लैंड टू द टिलर रिफॉर्म आपने सुना होगा, वो आए, एंड उसकी वजह से जो वहाँ पे टिलर होता था उसको वो ज़मीन मिल गई, तो सबको थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिल गई इन शॉर्ट। अब स्टेपल क्रॉप्स यूजुअली कश्मीर में राइस है और जम्मू में वीट और मेज़ है। इंडस्ट्रियल लिंकेज रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इसके अलावा राइस फ्लावर मिलिंग या स्लिक रीलिंग के लिए एग्रीकल्चर से ही आता है। इसके अलावा देयर आर डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसके अलावा कुछ एरिया जो है वो रेन फेड है और कुछ जो है इरीगेटेड है। ये कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेएंडके के एग्रीकल्चर के। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है वो लास्ट 1 ईयर में, ये एक करंट अफेयर है, लास्ट 1 ईयर में टोटल क्रॉप प्रोडक्शन जेएंडके के अंदर 20,904,000 क्विंटल्स हुए। इतने 1000 क्विंटल्स जो है वो ग्रो किए हैं, वो प्रोडक्शन हुई है इन द लास्ट 1 ईयर, एंड इसमें ये 7% इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो 23-24 में 520,000 क्विंटल्स हुई है। ये मैंने स्टेट इकोनॉमिक सर्वे से लिया है डेटा, इसको आप पढ़ सकते हो। जेएंडके की अगर हम बात करेंगे तो जेएंडके में देयर इज़ ए स्कीम कॉल्ड एज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान है एक, जो कि आज ऑपरेशनल है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके थ्रू 5,000 करोड़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे 29 प्रोजेक्ट्स पे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड जिसकी वजह से स्टेट जीडीपी में 28,000 करोड़ का एडिशन होगा, और साथ में 2.88 लाख जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये 13 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट करेगा, और साथ में ये 19,000 न्यू एंटरप्राइजेस जो होंगे इसके थ्रू आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर है, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि टोटल हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर 3.44 लाख हेक्टेयर्स की ज़मीन है जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है, और जो ओवरऑल प्रोडक्शन हुई है वो हुई है 24.79 लाख मीट्रिक टन्स की, यानी 24.79 लाख मीट्रिक टन्स जो हैं ये प्रोड्यूस हुआ है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इन द लास्ट 1 ईयर। सो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये आप याद रख सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो टोटल फूड क्रॉप प्रोडक्शन है वो हुई है 20,904,000 क्विंटल्स इन द लास्ट 1 ईयर। इसके अलावा वेजिटेबल प्रोडक्शन 520,000 क्विंटल्स हुई हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है, जो एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो करंटली 3.44 लाख हेक्टेयर्स है, और जो प्रोड्यूस हुआ है हॉर्टिकल्चर से वो 24.79 लाख मेट्रिक टन्स हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ये करंट अफेयर में आपको आ सकते हैं। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर जीएसडीपी यानी जो आपकी स्टेट जीडीपी है उसका 6 से 7% कंट्रीब्यूट करता है हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर और उसके अलाइड फील्ड जो है वो लगभग 18% के आसपास जो है वो स्टेट जीडीपी का जो आता है एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड से आता है, जिसमें से हॉर्टिकल्चर में 6 to 7% आता है, एंड ये 35 लाख को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। अगर आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर से 34 करोड़ जो हैं वो लास्ट ईयर में आए हैं। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो लास्ट ईयर में 281,000 मेट्रिक टन्स हुई है। फ़िश प्रोडक्शन जो है वो 19,530 मेट्रिक टन्स हुई है।
इसके अलावा 23-24 के अंदर 5 न्यू जीआई टैग्स दिए गए हैं। रामबन सुलाई हनी को, भद्रवा राजमा को जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मुश्तबदिज राइस अनंतनाग के कोकरनाग एरिया में जो ग्रो किया जाता है उसको दिया गया है। इसके अलावा उधमपुर की कलाड़ी जो कि इंडिजीनियस चीज़ वेराइटी है उसको दिया गया है। इसके अलावा रामबन का अनारदाना जो है उसको दिया गया है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये जो फिगर्स हैं, लाइक जो मैंने बोला फिश प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। बस टू बी ऑन द सेफर साइड आप इनको याद रख सकते हो, ये पूछा जा सकता है। ये 2024-25 का डेटा है। Now we'll talk about the major agricultural crops of Jammu and Kashmir. इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें मे बी यूड बी आस्क्ड लाइक अबाउट सम क्रॉप, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, या अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप है उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। लाइक यू माइट बी आस्क्ड फॉर एग्जांपल ये 2-3 वेराइटीज़ किस क्रॉप की होती है, तो यू शुड नो अबाउट दैम। सो अगर हम मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राइस, मेज, व्हीट, सैफरन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बार्ली, मिलेट्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारे और क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। इनके बारे में मे बी लाइक इट्स क्वाइट रेयर बट पूछा जा सकता है। लाइक राइस जो है इसका बॉटनिकल नेम जो है वो ओरेइजा सटाइवा है। इसी तरह से जो मेज है इसका जियामेस है, व्हीट का ट्राइटिकम एस्टिवम है। इसी तरह से सैफरन का क्रॉकस सटाइवस है जो पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है। सैफरन का बॉटनिकल नेम क्रॉकस सटाइवस है, ये पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राइस की, तो राइस जो है ये स्टेपल फूड है कश्मीर वैली का, और जम्मू प्लेन्स में भी बहुत कंज्यूम किया जाता है, ये पूछा जाता है। कश्मीर के अंदर बहुत सारी एरोमेटिक और शॉर्ट ग्रेन, यूजुअली शॉर्ट ग्रेन राइस वैरायटीज जो है वो पाई जाती हैं। जो राइस है, राइस एक खरीफ क्रॉप है, ये आपको पता ही होगा, जो हम जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक ग्रो करते हैं। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, यूजुअली 20 और 35-37 डिग्रीज के बीच में। इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है एंड ऑल्सो अबंडेंट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली इसमें एश्योर्ड इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसमें पानी हमें डाल के रखना पड़ता है। ऐसे खेतों में यूजुअली 200 to 200 सेंटीमीटर एनुअली वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड टिपिकली जो राइस फील्ड्स होते हैं दे आर फ्लडेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग, जो आपको पता होगा इसके बारे में। सॉइल की अगर बात करें तो इट रिक्वायर्स क्लेई, लोमी या क्लेई सॉइल्स, जो गुट्टी सॉइल्स होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और जिनमें अच्छी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए। वो क्योंकि इनमें पानी हम ऐसे फ्लड करके रखते हैं तो वो रिटेन होना चाहिए, इट शुडंट गो डाउन जल्दी से। और एलुवियल सॉइल्स जो है वो आइडियल मानी जाती हैं इसके लिए। राइस की अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर राइस जो है वो पाया जाता है अनंतनाग, कुलगाम, इसके अलावा पुलवामा, शोपियान, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर और गांधरबल, बडगाम जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये पाया जाता है। अब अगर बात करें, ये तो हो गई कश्मीर डिवीजन की बात, और जम्मू में यूजुअली सांबा, कठुआ और जम्मू डिवीजन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये निकलता है। अगर आप बात करोगे तो कुलगाम को यूजुअली राइस बोल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एंड इसमें लाइक देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी, आपको बहुत जगह पे मिलेगा कि पुलवामा इज नोन एज द राइस बोल ऑफ कश्मीर, लेकिन राइस बोल ऑफ कश्मीर पहले कुलगाम को कहा जाता था, बट यूजुअली उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रेजुअली कश्मीर कुलगाम के अंदर राइस कल्टीवेशन कम हुई, बिकॉज जो राइस लैंड या पैडी लैंड्स है उनको कन्वर्ट किया गया इधर इनटू लाइक हॉर्टिकल्चर लैंड्स, एप्पल ट्रीज वहाँ लगाए गए, या फिर वहाँ पे मे बी कंस्ट्रक्शन वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो हुई, तो इस वजह से वहाँ की राइस कल्टीवेशन कम हुई है। तो ये कोई ऐसा साइंटिफिक, ये कोई ऐसा कोई एस्टैब्लिश टर्म नहीं है या कोई ऑब्जेक्टिव टर्म नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा नाम देती है या कुछ, इट वाज जस्ट लोकली ये माना जाता था। एंड आई थिंक आज की डेट में भी कुलगाम ही है राइस बोल ऑफ कश्मीर, ऑल्दो ये पुलवामा भी क्लेम करता है। सो इन द एग्जाम आई थिंक बोथ कैन बी क्लेम्ड, दोनों को क्लेम किया जा सकता है। एंड आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लास्ट एग्जाम में शायद उन्होंने पुलवामा को आंसर किया था, बट टू मी कुलगाम ज़्यादा वाइडली नोन है एज राइस बोल ऑफ कश्मीर। अगर आप जम्मू की बात करोगे तो जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में आपको बासमती राइस वहाँ ग्रो होता है। इसके अलावा सांबा और कठुआ के प्लेन्स में भी मिलता है राइस। एंड अगर आप देखोगे राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होती है। याद रखना, राइस प्रोडक्शन हाईएस्ट होती है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये मैंने कहाँ से निकाला, ये मैंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं राइस प्रोडक्शन के, उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट वॉज एट द टॉप। इसके बाद इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की अगर बात करें, अब इसमें जो राइस, कोई भी प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन हो या बाकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, इस पे गवर्नमेंट का डेटा बहुत कम है। मैं बहुत ढूंढा इस पे,
गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बहुत कम इन्होंने शेयर किया हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत रेयर मिलता है। तो बड़ा ढूंढने के बाद कहीं पे मुझे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन मिली है। 22-23 ईयर का मुझे मिला था, तो आई एम कंसिडरिंग दिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट राइस कल्टीवेशन। अगर हम राइस प्रोडक्शन राइस वेराइटीज़ की बात करें जो पूछा जाता है, इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट आती है मुश्क बुदिज राइस वेराइटी। ये वेराइटी है राइस की, ये एक इंडिजिनियस एरोमेटिक शॉर्ट बोल्ड राइस है जो अनंतनाग में ग्रो होती है। ये कोकरनाग के एरियाज के अराउंड मिलती है। ये जीआई टैग्ड है, जीआई टैग्ड है, याद रखना इसको रिसेंटली जो है जीआई टैग मिला था। देन देयर इज कामत, कामत इज अनदर वेराइटी। देन देयर इज जग राइस जो है रेड राइस होती है, एक अनपॉलिश्ड वेराइटी है राइस की। इसके अलावा बहुत सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज भी हैं। यूजुअली स्कॉस्ट ने जो है स्कॉस्ट वगैरह निकालता रहता है। इसमें वी हैव K39, K332, K448, जहलम, चनाब, शालीमार राइस 1, शालीमार राइस 2, शालीमार राइस 3। शालीमार जो है ये वैरायटी है राइस की भी, ये वीट की भी है। ये शालीमार वैरायटी जो है ये बहुत निकाली है। एक्चुअली स्कॉश शालीमार का जो कैंपस है वहाँ से निकलती है ये, तो इस वजह से इनको ये नाम दिया गया। इसके अलावा रत्ना है, एंड रत्ना में भी आपने ये जम्मू में बड़ा मिलता है। इसके अलावा IR8 है, एंड चाइना 1008 है, ये जम्मू में आपको देखने को मिलते हैं। यही याद रखना इंपॉर्टेंट। इसमें मुश्क-ए-बुद्रुज है, जीआई टैग है। अनंतनाग याद रखना, अनंतनाग में इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा वी हैव कामद एंड जग। और हाई यील्डिंग वैराइटीज ये यूजुअली नहीं पूछी जाएंगी, K39 और K332 वगैरह, लेकिन इंपॉर्टेंट वो ऊपर वाली 4 है। रत्ना याद रखना, रत्ना इज राइस वैरायटी जम्मू में निकलती है। इसके अलावा बासमती है, बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस होती है जो इसकी वैराइटीज है बासमती 370, रणबीर बासमती या संवाल बासमती। ये आरएसपुरा बेल्ट जम्मू में आपको, जम्मू के आउटर साइड में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जीआई टैग ऑलरेडी मैंने बोला 2023 में मुश्क-ए-बुद्रुज राइस अनंतनाग को जीआई टैग मिला है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट इज मेज। अगर हम मेज की बात करेंगे, इट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर राइस इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। ये स्टेपल क्रॉप एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए है, स्पेशली हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं और कंडी बेल्ट में जो रेन फेड एरियाज है वहाँ पे जो है मेज ही मेन एरिया। बिकॉज व्हाट दे डू इज मेज का आटा बना के, मक्की का आटा बना के दे कंज्यूम इट। मक्की की रोटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे ये कंज्यूम होती है। इसके अलावा ये एज एनिमल फीड भी यूज़ होती है। इसके लिए ये खरीफ क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर यूजुअली 21 to 27 डिग्रीज और सनी डेज चाहिए होते हैं। इसके लिए मॉडरेट रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। रिलेटिवली ये ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है राइस के कंपैरिजन में, जो है ये ग्रो करती है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स पे, एंड रेड लोम्स या करेवस सॉइल्स पे भी ये ग्रो करता है। कल्टीवेशन एरियाज की बात करें तो जम्मू में सबसे ज़्यादा ये ग्रो होती है, उधमपुर, डोडा, रजौरी, पुंछ, रियासी, किश्तवाड़ और कंडी बेल्ट में ये। इसके अलावा सांबा कठुआ के हायर एरियाज में भी ये ग्रो होती है। हाईएस्ट प्रोडक्शन रजौरी डिस्ट्रिक्ट में होती है, ये आपको याद रखना है। जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन की अगर बात करेंगे तो कश्मीर में वी हैव कुपवारा, बारामूला, इसके अलावा करेवास के स्लोप्स पे भी कहीं कहीं पे आपको ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज की अगर हम बात करेंगे तो प्रोमिनेंट है, लोकल वेराइटी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ हाईब्रिड वेराइटीज हैं जो लाइक वी हैव शालीमार मक्का 1 and 2, कंचन, सरताज, मानसर, नवजोत, प्रताप मक्का, ये सारे जो है मक्के के हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, ये डायरेक्ट सोइंग होती है, रोज में सो किया जाता है। इसके अलावा इंटर कल्टीवेशन होती है वीट कंट्रोल के लिए, लाइक और भी क्रॉप्स इसके साथ ही ग्रो किए जाते हैं। और यूजुअली ये रेन फेड क्रॉप है, मतलब इसको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बारिश से जो पानी आता है उसी से इसका गुजारा हो जाता है। इसके बाद वी हैव वीट। वीट जो है ये एक प्रिंसिपल रबी क्रॉप है जो कि प्राइमरीली जम्मू डिवीजन में कल्टिवेट किया जाता है। जम्मू में ये एक स्टेपल क्रॉप है, स्टेपल फूड है, बिकॉज जैसे कश्मीर में राइस है और जम्मू में वीट कंसिडर किया जाता है। इसका आटा बना के इसकी रोटी बनाई जाती है। ये एक रबी क्रॉप है, मतलब ये जो विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, एंड इसके लिए कूल मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, और वार्म और ड्राई पीरियड चाहिए होता है राइपनिंग के लिए 20 से 25, यानी जब ये मार्च अप्रैल में जब ग्रो होता है तब की बात है। तो उसके बाद फिर रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है इसके लिए, या अगर एरिएशन भी होगा तो वो भी चलता है। एंड स्पेशली सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो ये लोमी सॉइल में ग्रो करता है, और एलुवियल सॉइल जो आपको जम्मू प्लेन्स में देखने को मिलती है वो हाईली सूटेबल मानी जाती है इसके लिए। कल्टीवेशन एरिया की बात करें तो जम्मू डिवीजन में सबसे ज़्यादा ये ग्रो करती है प्लेन्स ऑफ जम्मू, जो कठुआ और सांबा के रीजन है वहाँ। इसके अलावा उधमपुर, रियासी और राजौरी के लोअर वैलीज में भी ग्रो करती है। वीट राइस की तरह लोअर एरियाज में ग्रो करती है, और जो
मेज है वो हायर एरियाज में ग्रो करती है। कश्मीर डिवीजन में बहुत लिमिटेड कल्टीवेशन होता है इसका, बारामूला और कुपवारा में थोड़ा थोड़ा इसका जो है कल्टीवेशन देखने को मिलता है। हाई यील्डिंग वेराइटीज है कुछ, वी हैव द HD 2967 या PBW सीरीज है। सोनालिका एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, ये सोनालिका एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है जो इसकी होती है, जो आपको याद रखनी है। इसके बाद वी हैव सैफरॉन। सैफरॉन जो है इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड, एंड ये आपको याद रखना है। एंड J&K इज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी सैफरॉन प्रोडक्शन। ये एक हाई वैल्यू लो वॉल्यूम कैश क्रॉप है, ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप उस क्रॉप कहते हैं जो बेचा जाता है यूजुअली, खुद कंज्यूम नहीं किया जाता है। ये यूज किया जाता है क्यूजीन में भी मसाले के तौर पर, मेडिसिन बनाने के लिए, इसके अलावा रिलीजियस रिचुअल्स में भी ये यूज किया जाता है। इसका जो इसके कॉम्स जो है वो ग्रो प्लांट किए जाते हैं समर में, जुलाई अगस्त में जो है इसके कॉम्स प्लांट किए जाते हैं। उसके बाद ऑटम सीजन में यानी अक्टूबर नवंबर में जो है इसका फ्लावरिंग सीजन आता है। इसके लिए टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है, यूजुअली इसको वार्म ड्राई समर्स चाहिए होते हैं कॉम डेवलपमेंट के लिए, और जब फ्लावरिंग होती है तब उसके लिए कूल और सनी ऑटम डेज चाहिए होते हैं। रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो यूजुअली ये ड्राई क्लाइमेट प्रेफर करता है, एंड अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो इसके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। अगर सॉइल की बात करेंगे तो इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक सॉइल चाहिए होती है, जो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, जो लाइम रिच होनी चाहिए, उसमें लाइम का कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए। सिल्टी क्लेई लोमी सॉइल होनी चाहिए, कैरीबाज में पाई जाती है, और इसका पीएच आपके एसिडिक मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल में ही होनी चाहिए, 6.3 से 8.3 तक इसका पीएच होना चाहिए, एंड गुड एरिएशन होनी चाहिए उस सॉइल की। कल्टीवेशन की अगर बात करेंगे तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है सैफरॉन की, ये याद रखना। टू बी प्रिसाइज पामपोर तहसील में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी होती है, एंड इस वजह से पामपोर को सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसके अलावा बडगाम और श्रीनगर के एरियाज में भी थोड़ा थोड़ा कल्टीवेट किया जाता है। जम्मू डिवीजन में हमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत सैफरॉन की कल्टीवेशन देखने को मिलती है। स्पाइस जो है, जो मसाला इससे निकलता है वो ड्राइड स्टिग्मा से निकलता है, एंड हर फ्लावर के अंदर 3 स्टेगमास होते हैं, 3 रेड स्टेगमास आर इन ईच फ्लावर। कश्मीर का जो सैफरॉन है वो GI टैग्ड है, एंड इसका एक डीप रेड कलर होता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा होती है, एंड साथ में इसका बिटर टेस्ट होता है, एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी ईरानियन सैफरन या स्पेनिश सैफरन से भी बेहतर माना जाता है। इसके अगर ग्रेड्स की बात करेंगे, एक मोंगरा होता है, मोंगरा में सिर्फ टॉप क्वालिटी स्टिग्मास होते हैं, और दूसरा लाचा होता है। लाचा जो है ये स्टिग्मास होते हैं जिसमें थोड़े स्टाइल के पार्ट्स भी होते हैं, तो मोगरा इज द बेस्ट क्वालिटी या टॉप क्वालिटी का जिसमें सिर्फ स्टिग्मास होते हैं। एंड 2020 में कश्मीरी सैफरन को GI टैग मिला था। देन ये पल्सेस में हमारे बड़ी सारी पल्सेस हैं। वी हैव द फर्स्ट वन दैट इज राजमा, जिसको किडनी बीन्स की कहा जाता है, जो आपने देखी होगी। एक खरीफ क्रॉप है, एंड इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो ये है कि भद्रवा राजमा जो है, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है भद्रवा, उस को GI टैग मिला है। तो भद्रवा राजमा जो है उनको GI टैग मिला है। ये ग्रो किया जाता है यूजुअली जो आपके चिनाब वैली के किश्तवाड़ है, भद्रवा, पुंछ राजौरी के डिवीजन में पुंछ राजौरी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कुपवारा और बारामूला में भी थोड़े बहुत ये ग्रो किए जाते हैं। 2023 में राजमा, भद्रवा राजमा जो है उनको GI टैग मिला था। इसके अलावा मूंग जो है ये भी एक खरीफ क्रॉप है, ये ग्रो किया जाता है कंडी बेल्ट और कश्मीर सब ट्रॉपिकल प्लेन्स में भी ये ग्रो किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पल्सेस हैं, जैसे वी हैव द मैश, वी हैव लेंटिल्स जो मसूर की दाल होती है, वी हैव ग्राम जो चना होता है, इसके अलावा वी हैव काउपी एंड, और इसके अलावा वी हैव लिनसीड एंड वी हैव सनफ्लावर। ये मेनली आपको जो है जम्मू डिवीजन में ग्रो किए जाते हैं। इसके में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुझे लगता कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। इसके बाद वी हैव वेजिटेबल्स जो है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि सरजमीन इसके लिए जो है बेस्ट सूटेबल लैंड होती है, और ये यूजुअली आपके जो थ्रू आउट कश्मीर के प्लेन्स में आपको ये वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं छोटे छोटे पॉकेट्स में। लेकिन जो नंबर लैंड्स हैं, जो मैंने बताया मार्शी लैंड्स, वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये जो है जम्मू डिवीजन में भी देखने को मिलती है। अब पोटैटोज की अगर बात करेंगे तो ये वाइडली ग्रोन क्रॉप है, थ्रू JNK ग्रो किए जाते हैं। बांडीपुरा में हाईएस्ट प्रोडक्शन हुई है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। इसके अलावा जो गुरेज वैली के पोटैटोज होते हैं वो बड़े ही यूनिक टेस्ट के होते हैं, दे आर फेमस इन कश्मीर।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज नद्रू। नद्रू जो है इसका इम्पोर्टेंट याद रखना है, बॉटनिकल नेम निलम्बो न्यूकिफेरा है। ये एक डेलिकेसी है, ये बेसिकली लोटस स्टेम को कहा जाता है, लोटस रूट को कहा जाता है। ये डल लेक और वुलर लेक और जो नंबल लैंड्स है उनमें ये लोटस का रूट या स्टेम निकाला जाता है, उसी को यूज किया जाता है एज अ वेजिटेबल, इसको नद्रू कहते हैं। ये यूजुअली आप देखोगे तो ये कल्टिवेट नहीं की जाती ट्रेडिशनल सेंस में, रादर ये ग्रो होती है और उनको हार्वेस्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नद्रू आप याद रखना, ये पूछा जाता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन सब की जो है आप इस समरी टेबल में यू कैन सी, इन सब का जो है यू कैन सी जो समरी है वो इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कौन सा क्रॉप खरीफ क्रॉप है, कौन सा क्रॉप रबी क्रॉप है, ये याद रखना। मेन किस एरिया में ग्रो किया जाता है वो याद रखना। इसके बारे में इंपॉर्टेंट कोई प्रिंसिपल वैरायटी होगी उसकी वो याद रखनी है। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अगर जीआई टैग वगैरह मिला होगा तो उस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, या हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो होता है वो भी पूछा जाता है। सो इफ यू सी राइस सबसे ज्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है, जम्मू में ही व्हीट सबसे ज्यादा निकलता है, मेज राजौरी में सबसे ज्यादा निकलता है, मस्टर्ड अनंतनाग में सबसे ज्यादा निकलता है, और वेजिटेबल सबसे ज्यादा बड़गाम में निकलते हैं। इनको निकालने के लिए ना यू कैन सी कहीं पे मैं भी कुछ और भी दिखा होगा, लेकिन मैंने ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो डेटा है उससे मैंने ये सब निकाला है, तो ये सारा फैक्ट चेक है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ये बाकी जो सारे क्रॉप्स हैं उनका मुझे नहीं मिला कोई ऑफिशियल सोर्स, कोई गवर्नमेंट का सोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उनने नहीं दिया है कोई पिछले 4-5 सालों में कोई डेटा जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज। जम्मू डिस्ट्रिक्ट का मुझे मिला, जम्मू डिवीजन का मुझे मिला डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन पूरे J&K का मुझे नहीं मिला, बस इन क्रॉप्स का मुझे मिला। सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट देम हियर। नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट सेक्शन इज द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये J&K की इकोनॉमी का एक फ्लैगशिप सेक्टर माना जाता है। J&K में बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, इस वजह से J&K को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो आपका हॉर्टिकल्चर है ये इकोनॉमिक बैकबोन कंसिडर की जाती है, स्पेशली कश्मीर वैली की, क्योंकि ये GSDP यानी स्टेट GDP का लगभग 6 से 7% जो है कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ लैक्स ऑफ फैमिलीज जो है इसकी कल्टीवेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं एप्पल, चेरीज, पीनट्स, वॉलनट्स और आलमंड्स के, वो बहुत सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं इवन इन फॉरेन कंट्रीज में भी। इसमें हायर रिटर्न्स होते हैं क्योंकि इनकम पर यूनिट लैंड जो होती है वो सीरियल क्रॉप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है हॉर्टिकल्चर में। जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर ज़्यादा एफिशिएंटली हम कल्टीवेट कर सकते हैं इन करीवाज और हिली टेरेन्स में इन कंपैरिजन टू द जो कि सीरियल्स के लिए उतने एफिशिएंट या इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं कल्टीवेशन के लिए। हॉर्टिकल्चर जैसे मैंने बोला 6 to 7% ऑफ GSDP कंट्रीब्यूट करता है, एंड 35 लाख पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद इट, और लगभग 7 लाख फैमिलीज को जो है सपोर्ट करता है हॉर्टिकल्चर इन J&K। अगर हम 2024-2025 की बात करेंगे तो जो फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स का कल्टीवेशन है वो 26.35 लाख मीट्रिक टन हुआ है J&K के अंदर। जो एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर है J&K में वो 3.44 लाख हेक्टेयर्स है। रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है इन द लास्ट ईयर वो 4,175 करोड़ हुआ है। 3,470 करोड़ जो है वो डिस्पर्स किए गए हैं 23-24 के अंदर टू 12.72 लाख फार्मर्स अंडर PM किसान योजना। इसके अलावा मेजर फ्रूट्स की अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, फर्स्ट वी हैव एप्पल, देन पेयर है, पीच है, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, आलमंड, वॉलनट, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, ऑलिव्स एंड अदर फ्रूट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं J&K के अंदर। अगर हम बात करें फर्स्ट एप्पल की, दैट इज एप्पल दैट इज मैलस डोमेस्टिका। मैलस डोमेस्टिका इसका बॉटनिकल नेम है। एप्पल जो है ये मोस्ट डोमिनेंट एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है J&K का। J&K इज द लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। लगभग 70 to 75% जो एप्पल प्रोडक्शन इंडिया में होती है वो J&K में होती है। अगर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करेंगे तो इसके लिए कूल टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है, एंड इट रिक्वायर्स एडिक्वेट चिलिंग आवर्स, यानी इसमें ऐसा मौसम होना चाहिए कि लगभग 1000 से 1600 घंटे ऐसे होने चाहिए साल में जिनमें टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा सॉइल जो चाहिए होती है इसके लिए डीप वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है, रिच हो ऑर्गेनिक मैटर में, और जो करेवा सॉइल है वो आइडियल मानी जाती है इसके लिए।
रेनफॉल या इरिगेशन की अगर बात करेंगे तो इसके लिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल यानी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल चाहिए होती है, एंड इसके लिए सप्लीमेंट्री इरिगेशन की इसको ज़रूरत पड़ती है। मेजर कल्टिवेटिंग एरियाज की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ग्रो होता है वो कश्मीर में होता है, एंड शोपियान जो है सबसे ज़्यादा, शोपियान जो है फेमस है फॉर एप्पल कल्टिवेशन। शोपियान को एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। इसके अलावा बारामूला का जो सोपोर टाउन है दैट्स आल्सो फेमस फॉर दिस, एंड सम पीपल आल्सो कॉल सोपोर एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, बट आई थिंक जो ये भी एग्जैक्टली जैसे राइस बोल है वैसे ही है, तो इसमें भी कोई ऐसे एस्टैब्लिश्ड ये टर्म नहीं है, बट सोपोर को भी समटाइम्स एप्पल टाउन या एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर कहते हैं, बट आई थिंक शोपियान इज द मोस्ट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वो शोपियान ही है। इसके अलावा कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और कुपवारा गांधरबल में भी ये ग्रो किया जाता है। जम्मू में ये डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ, राजौरी और रामबन के कुछ हिस्सों में हायर रीचेस में एप्पल थोड़ा बहुत कल्टिवेट किया जाता है। अगर इंपॉर्टेंट वेराइटीज की बात करेंगे तो इसमें वी हैव डिलीशियस ग्रुप। डिलीशियस में वी हैव रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, रिच रेड डिलीशियस, इसके अलावा वी हैव स्टार किंग डिलीशियस। इसके अलावा एक अम्बरी होती थी, एक अम्बरी कश्मीरी, ये एक इंडिजीनियस कश्मीर की वैरायटी होती थी। ये इसका कल्टीवेशन ओवर द इयर्स डिक्लाइन हुआ है। अम्बरी जो है या अम्बर, ये टर्म यूजुअली आप नॉर्थ कश्मीर में देखोगे तो एप्पल को अम्बरी कहा जाता है या अम्बर कहा जाता है, जनरल टर्म यूज की जाती है, बट एक इंडिजीनियस टर्म थी, एक इंडिजीनियस वैरायटी थी एप्पल की, तो ये याद रखना, अम्बरी इज अ वैरायटी ऑफ एप्पल। इसके अलावा वी है अमेरिकन थ्रोल, ये छोटी सी एप्पल की वैरायटी होती है। वी है महाराजी जो कि सार टेस्ट की होती है। इसके अलावा गोल्डन डिलीशियस येलो कलर का एप्पल होता है। वी हैव कुल्लू डिलीशियस जो रेड डिलीशियस के जैसा ही होता है, लेकिन उससे पहले ही है ये एक महीना पहले ये रेडी हो जाता है फॉर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा वी हैव हाई डेंसिटी प्लांटेशंस। रिसेंटली ओवर द इयर्स लास्ट 5-6 सालों में हाई डेंसिटी प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिनमें जो है हाई डेंसिटी लाइक छोटे छोटे पेड़ होते हैं एप्पल के जो डेंसली जो है प्लांट किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, लाइक गाला एक वैरायटी है जिसमें रेड गाला आता है, रॉयल गाला आता है, स्कारलेट गाला आता है। इसके अलावा फूजी है, ग्रैनी स्मिथ, रेड चीफ, सुपर चीफ, जर्माइन, रेड बेलॉक्स और किंग रोड जैसी डिफरेंट वैरायटीज हैं। ये वैरायटीज जो हैं ये वैरायटीज हाई डेंसिटी प्लांटेशन की वैरायटीज हैं, और ये अर्ली फ्रूटिंग होती है, यानी पेड़ लगाने के 1-2 साल बाद ही जो है ये ग्रो करने लगते हैं, ये जो है फ्रूट देने लगते हैं। जो बाकी ऊपर वाली जो ट्रेडिशनल या कमर्शियल ऊपर वाली जो वैरायटीज हैं, अगर आप पेड़ लगाओगे तो 10-15 साल बाद वो फ्रूट देने लगता है। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है ये गवर्नमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव है, एंड इसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन में जो है जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है अगर आप ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगाते हो। उसके बाद वी हैव पियर। पियर जो है इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम फ्रूट आफ्टर एप्पल इन जे। पोम फ्रूट जो है, पोम फ्रूट उस फ्रूट को कहा जाता है जिसमें अंदर सीड्स होते हैं। एंड देन देयर इज स्टोन फ्रूट। स्टोन फ्रूट उस फ्रूट को कहते हैं जिसमें अंदर से गुठली होती है, जैसे चेरीज होते हैं या एप्रिकॉट्स होते हैं या प्लम्स होते हैं, वो स्टोन फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। एप्पल या पियर जिनके अंदर सीड्स होते हैं उनको पोम फ्रूट कहा जाता है। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस जो इसके लिए चाहिए होते हैं सिमिलर जैसे एप्पल के लिए चाहिए होते हैं वैसे ही इसके लिए भी चाहिए होते हैं। ये ग्रो होता है कश्मीर डिवीजन में प्रोमिनेंटली, बारामूला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम में। इसके अलावा जम्मू डिवीजन के हायर रीच में भी ये ग्रो किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, विलियम बार्टलेट याद रखना। विलियम बार्टलेट जो है इट्स द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल वैरायटी जो यूज की जाती है, जो कल्टिवेट होती है पियर की। इसके अलावा हम देखते हैं फरश इज ऑल्सो वन, कश्मीरी नाक और कश्मीरी फरश। फराश टंग एंड कश्मीरी में कहते हैं नाक टंग, टंग कहते हैं पियर को इन कश्मीरी। तो नाक जो है, नाक एंड फराश एंड विलियम बार्टलेट, ये 3 वेराइटीज हैं जो कि पियर की होती हैं। इसके अलावा फराश है, चाइना पियर है, बेरू हार्डी है, एंड इसके अलावा फ्लेमिश ब्यूटी, ये सारी वेराइटीज हैं आपके पियर की। इसके बाद भी आप पीच। पीच जो है ये एक स्टोन फ्रूट है, एंड इसके लिए भी हमें टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कम चिलिंग आवर्स की जरूरत पड़ती है दैन एप्पल्स एंड पियर्स। अगर हम इसकी मेजर कल्टिवेटिंग एरियाज की बात करेंगे तो मेजरली ये श्रीनगर, गांधरबल, पुलवामा और बारामूला में ग्रो होता है। इसके अलावा आपकी जम्मू डिवीजन के लोअर और मिड हिल्स में भी ये ग्रो किया जाता है। ये एप्पल जहाँ ग्रो करता है जिन एरियाज में, उनसे लोअर एलिवेशन वाले एरियाज में पीच ग्रो होता है। पीच की अगर वैरायटीज की बात करेंगे तो वी हैव एल्बर्टा, जूली एल्बर्टा होता है, रेड हेवन होता है, रेड हेवन होता है। इसके अलावा जेज हेल और शरबती होता है। याद रखना शरबती जो है इट्स अ वैरायटी ऑफ
लोकल वेराइटी ऑफ पीच, शरबती इज अ लोकल वेराइटी ऑफ पीच। इसके अलावा नेक्टराइन होता है, नेक्टराइन इज बेसिकली पीच की तरह ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो नहीं होते हैं, उसमें स्नो क्वीन, फैंटीजिया और मेफेयर जैसी वेराइटीज होती हैं। इसके बाद भी आप प्लम, प्लम जो है ये एक स्टोन फ्रूट है जो कि फ्रेशली भी कंज्यूम किया जाता है और जैम वगैरह भी इसका बनाया जाता है। इसके लिए भी टेम्परेट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। मेनली ये श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल और बारामूला में ग्रो करती है और जम्मू में मिड हिल्स में ये ग्रो होती है। इसकी अगर वैरायटीज़ की बात करोगे तो सेंटा रोजा एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ग्रीन गेज है, इसके अलावा विक्टोरिया है, मेनार्ड है और कश्मीरी राउंड प्लम ये लोकल वैरायटी है जो ग्रो होती है। एप्रिकॉट अगर आप देखोगे तो एप्रिकॉट कश्मीरी में वी कॉल इट एज खुबानी या इसको किश्तवाड़ी बादाम भी कहा जाता है। एंड क्लाइमेट टेम्परेट की ज़रूरत पड़ती है, इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। कश्मीर डिवीजन में थोड़ा बहुत ये ग्रो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये लद्दाख में ग्रो होती थी। एंड लद्दाख के अंदर हेलमन, रेक्सटे कार्पो ये दो वेराइटीज़ हैं जो लद्दाख में ग्रो होती है, और जो रेक्सटे कार्पो है ये जीआई टैग्ड है। जम्मू डिवीजन की अगर बात करोगे तो जम्मू डिवीजन में भी डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ के हायर रीचेस में ये ग्रो किया जाता है, और किश्तवाड़ एप्रिकॉट्स जो है वो बड़ी फेमस है। इसमें चार मगज याद रखना, चार मगज जो है ये एप्रिकॉट की एक वैरायटी है, नारी है, इसके अलावा शक्करपारा है, रोगन है, हलमन रेक्सटे जो आपने देखा लद्दाख में ग्रो की जाती है। इसके बाद वी हैव चेरीज जो है मेनली आपको गांदरबल के एरिया में देखने को मिलते हैं, एंड जो बारामूला जो है इसके का जो टंगमर्ग एरिया है वो फेमस है चेरी कल्टीवेशन के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट है मिश्री, याद रखना मिश्री और मखमली ये पूछे जाते हैं। मिश्री, मखमली या डबल ये किसकी वैरायटीज हैं, ये चेरी की वैरायटीज हैं। एंड जो मिश्री है उसके लिए जीआई टैग जो है मिल सकता है आगे आने वाले सालों में। इसके बाद भी अब आलमंड्स, आलमंड्स जो है जेएंड के याद रखना इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड्स इन इंडिया। आलमंड्स जो है यूजुअली ये आपको करेवाज में देखने को मिलते हैं, पुलवामा, बडगाम, अनंतनाग, गांदरबल या श्रीनगर के अपर रीचेस में। इसकी वैरायटीज याद रखना कागजी पेपर, कागज कहते हैं पेपर को कश्मीरी या उर्दू में, तो कागजी पेपर शेल वाले जो होते हैं, थिन शेल जो होते हैं वो एक वैरायटी है इसकी। नॉन पेरेल, कैलिफोर्निया पेपर शेल, मर्सड, वारिस, शालीमार, मखदूमी ये सारे जो है किसके हैं, आलमंड की वैरायटी। तो मखदूमी और कागजी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देन वी हैव वॉलनट्स, वॉलनट्स आपको पता ही होगा J&K इज द लार्जेस्ट वॉलनट प्रोड्यूसर इन इंडिया। इसके लिए भी टेम्परेट क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। मेजर कश्मीर डिवीजन में ये ग्रो होता है और जम्मू में एक डोडा, पुंछ, किश्तवाड़ और राजौरी के हायर एरियाज में ग्रो होता है। इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज में इसमें भी कागजी वैरायटी आती है जो थिन शेल्ड होती है। बुर्जिल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बुर्जिल वॉलनट्स जो है ये बड़े फेमस होते हैं। तो इसके अलावा वी हैव ट्रेनवॉस्की एंड लेक इंग्लिश, ये जो है ये वैरायटीज हैं आपके वॉलनट्स की। आज की डेट में वी हैव हाई डेंसिटी वॉलनट ट्रीज, जैसे आपके उसमें होते हैं इसी तरह से हाई डेंसिटी वॉलनट ट्रीज इसमें भी आता है। देन वी हैव ग्रेप्स। कश्मीर में ग्रेप्स पहले बड़े सारे होते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका कल्टीवेशन जो है वो कम हुआ है। एंड कश्मीर डिवीजन में गांदरबल में सबसे ज़्यादा ग्रेप कल्टीवेशन हुआ करती थी, जम्मू में बहुत कम होती है। एंड इसमें अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट वेराइटीज तो वी हैव साहिबी, हुसैनी, थॉमसन सीडलेस एंड किशमिश। किशमिश इंपॉर्टेंट है, याद रखना किशमिश इज अ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि किशमिश बनता ही है ग्रेप्स से। इसके बाद वी हैव स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज जो है इंक्रीजिंगली एज एन अर्ली कैश क्रॉप जो है इसका जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर गांदरबल, टंगमर्ग और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में जो है स्ट्रॉबेरीज ग्रो किए जाने लगे हैं। अगर मैं समराइज करूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट एक तो आपको इंपॉर्टेंट वेराइटीज याद रखनी है, और अगर आप देखोगे एप्पल की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो बारामूला में होती है। याद रखना अगर प्रोडक्शन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बारामूला में होती है। एप्रिकॉट इज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बडगाम में होती है। वॉलनट्स की सबसे ज़्यादा अनंतनाग में, चेरी की सबसे ज़्यादा गांदरबल में, प्लम की सबसे ज़्यादा बडगाम में, और मैंगो की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो जम्मू में होती है। अब बाकी इनके बारे में ये यहाँ पे समरी टेबल है, यू कैन रीड फ्रॉम दिस समरी टेबल। इस पे क्वेश्चन जो आएगा वो इनकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज और इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट में थोड़ा बहुत यू शुड नो अबाउट सम नेशनल लेवल स्कीम्स की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी स्कीम्स जो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, लेकिन यू कैन स्किप देम एज वेल। देयर इज द पीएम किसान, पीएम एफबीवाई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है
जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है यूटी स्पेसिफिक स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, यानी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी स्कीम जो है वो है HADP, दैट इज होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकेंड आपको पढ़ना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, देन आपको पढ़ना है नेशनल सैफरॉन मिशन के बारे में, देन आपको पढ़ना है JNK कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स JKCIP प्रोजेक्ट के बारे में, और आपको वॉलनट प्लांटेशन स्कीम के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट आपको जो पढ़ना है दैट इज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये फरवरी 2023 में अप्रूव हुआ था एंड इसके तहत 5000 करोड़ लगभग स्पेंड किए जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years for the over agriculture and for the development of agriculture in Jammu and Kashmir। इस प्रोग्राम के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट किया जाएगा टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बाय 2030, जिसके अंदर फोकस किया जाएगा सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ओवर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड लाइवस्टॉक सेक्टर्स। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना 2023 में अप्रूव हुआ था, 5000 करोड़ खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 5 years में, और 2030 तक जो है JNK की एग्री इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। इसके बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से लगभग 18% JNK की GSDP का आता है, लगभग 37,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से आते हैं। 13 लाख से ज्यादा फैमिलीज जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर और एलाइड फील्ड्स पे। इसमें बड़े सारे चैलेंज हैं, लाइक प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी भी है और कम्पिटिटिवनेस कम है। JNK की एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू टेक्नोलॉजी ड्रिवन सस्टेनेबल एंड रिम्यूनरेटिव सेक्टर ये प्रोग्राम चलाया गया। इसके लिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे डॉक्टर मंगला राय जो DGICAR थे, एंड इसका विजन है टू बिल्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इक्विटी एंड इकोलॉजी। इसको अप्रूवल मिला था 11 Feb 2023 को बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड इसका जो बजट है वो 5013 करोड़ है ओवर द नेक्स्ट 5 years। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर HADP के अंदर टोटल 29 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। 29 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं। की स्ट्रैटेजीज की अगर बात करोगे तो फर्स्ट इज सीड सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जियो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को लेवरेज किया जाएगा, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, वैल्यू एडिशन और सेकेंडरी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, इसके अलावा इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स और एग्री बिजनेस इकोसिस्टम्स को बिल्ड किया जाएगा, और साथ में इनकम एनहांसमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाएगी रूरल एरियाज के अंदर। देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है इसके ओवर द, जैसे 2030 तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो अभी 37,600 करोड़ रुपए आते हैं उसको इंक्रीज करके 65,700 करोड़ तक लेके जाएगा। ग्रोथ जो है वो 11% तक लेके जाएंगे और 2.8 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी, और साथ में 19,000 एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्राइजेस जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा 2.5 लाख लोगों को स्किल्ड बनाया जाएगा एग्रीकल्चरल डोमेन्स में। अगर आप इन स्कीम्स की बात करोगे तो प्राइमरली ये स्कीम्स जो मैंने ऑलरेडी बोला कि 29 प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर और स्क्वास्ट के अंदर आते हैं। इसमें 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में हैं, 22 प्रोजेक्ट्स हॉर्टिकल्चर में हैं, 6 प्रोजेक्ट्स लाइव स्टॉक में हैं, और एक प्रोजेक्ट जो है वो स्क्वास्ट के अंदर जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं, बट इनको एक बार पढ़ सकते हो, ये पूछा जा सकता है। सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट है, नीश क्रॉप प्रमोशन यानी सैफरन या काला जीरा या राजमा, बासमती जो नीश क्रॉप्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए एक प्रोजेक्ट है। वेजिटेबल अंडर ओपन एंड हाईटेक कल्टीवेशन इसके लिए प्रोजेक्ट है। एग्री मार्केटिंग सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए एक प्रोजेक्ट है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए एक प्रोजेक्ट है। एपीकल्चर, सेरिकल्चर, न्यूट्री सीरियल्स, फार्म मैकेनाइजेशन, मशरूम एंड ऑयल सीड प्रमोशन, इसके अलावा 300 FPOs बनाए जाएंगे, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, फ्लोरिकल्चर, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में 2 प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट्स, हाई डेंसिटी एंड ऑर्चर्ड रिजुनोवेशन एंड UT लेवल फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एंड प्रोडक्ट क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा लाइव स्टॉक में 6 प्रोजेक्ट्स हैं, उस कॉस्ट में एक HR डेवलपमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल बैक स्टॉपिंग का प्रोजेक्ट इसमें बनाया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है बस इतना याद रखना, 29 प्रोजेक्ट्स हैं, और बाकी इनको अगर आप पढ़ोगे तो ये मुझे लगता है याद रह जाएंगे। ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, आई डोंट थिंक इतना डेप्थ में वो पूछेंगे। मेजर अचीवमेंट्स जो है
इसकी जो टारगेट्स आप मान सकते हो, फर्स्ट इसकी 2.5 लाख क्विंटल्स का यील्ड जो है ये अचीव किया जाएगा, जो कि 50 to 45% इंक्रीज होगा। नीश क्रॉप्स जो है, नीश क्रॉप्स का कल्टीवेशन, जो नीश क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन जो है वो 11,000 हेक्टेयर तक लेके जाएगा। वेजिटेबल्स का जो आउटपुट है वो 25.87 लाख मेट्रिक टन्स तक लेके जाएगा, जिसमें 11,000 ग्रीन हाउसेस और 3,548 पॉली हाउसेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन 250 हेक्टेयर्स तक लेके जाएगा। हनी की प्रोडक्शन ट्रिपल की जाएगी, यानी अभी जो हनी की प्रोडक्शन वो 2200 मिलियन मेट्रिक टन है, उसका जो प्रोडक्शन है वो 6610 मेट्रिक टन तक लेके जाएगा। जो सेरिकल्चर है उसका जो आउटपुट है वो डबल किया जाएगा, 10 लाख मलबेरी ट्रीज जो है वो ग्रो किए जाएंगे। इसी तरह से मिलेट्स के लिए और फार्म पार, मशरूम्स और ऑयल सीड्स के लिए भी टारगेट्स रखे गए हैं। इसके अलावा 300 एफपीओज बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रूट इकॉनमी है वो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक लेके जाएगी। हाई डेंसिटी कल्टीवेशन जो है वो उसको 7500 हेक्टेयर तक लेके जाएगा। इसके अलावा डेयरी के रिलेटेड, मटन, पोल्ट्री के रिलेटेड भी टारगेट्स रखे गए हैं। ना क्या आपको ये सारे याद रखने हैं? मुझे नहीं लगता ये सारे पूछे जाएंगे, बट इनको अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो हो सकता है अगर क्वेश्चन इन डेप्थ कल पूछा भी जाएगा तो मे बी वुड बी एबल टू गेट दैट। एंड इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो क्रेडिट या लोन फैसिलिटीज इस प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाएंगी वो जे&के बैंक के HADP स्कीम पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। सो दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन जो है वो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है। 2014-15 में ये लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 60-40 रेशियो होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% प्रोवाइड करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जे&के के लिए 90-10 है, यानी हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और सिर्फ 10% फंड्स जो है वो स्टेट को देने पड़ते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, यानी फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्लावर्स के लिए स्पेसिफिकली होगी। ये स्कीम जो है ये NHM यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसके अलावा HMNEH यानी हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स एंड नेशनल बैम्बू मिशन और NHB और CDP, इन सब को मिला के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर मिशन बनाया गया। इसके जे&के में इसका फोकस एप्पल, वॉलनट, आलमंड, चेरी, सैफरन, वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर पे रहने वाला है। एंड इसको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है एस्टैब्लिश करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो है, इसी प्रोग्राम के अंदर हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन स्कीम जैनपुरा शोपियान और रंगरेट बडगाम में चल रही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है लाइक मैंगो प्लांटेशन स्कीम इसके अंदर चलाई जा रही है, जो अखनूर संगली विलेज और खोर मल्लपोड़ा विलेज में चल रही है। एप्रिकॉट प्लांटेशन स्कीम हरदास लद्दाख में चल रही है। पीकन नट प्लांटेशन स्कीम राजौरी में चल रही है और पुंछ में चल रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, तो ये आप याद रखना। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ये यूटी गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, एंड जिसमें कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग और पैकिंग हाउसेस को एस्टैब्लिश किया जाएगा और साथ में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स और कलेक्शन सेंटर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाया जाएगा। इसमें 50% सब्सिडी दी जाती है। अगर आप इस तरह का कोई भी कोल्ड स्टोरेज यूनिट या ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हो तो 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की हेल्प से मिलती है। ये जो है मेनली जो है जो फ्रूट बेल्ट्स हैं, शोपियान, पुलवामा, कठुआ, उधमपुर या जो बडगाम कुपवारा के रीजन्स हैं उनमें ये बनाई गई है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 3 फंक्शनल मार्केट टर्मिनल्स, जो टर्मिनल मार्केट्स बनाए गए, नरवाल जम्मू में, पारिमपोरा और सोपोर में बनाए गए हैं। इसके अलावा 10 सैटेलाइट मार्केट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिनमें कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, चारी शरीफ, हंदवारा, बुटिंगू, अनंतनाग और उधमपुर में ये बनाए गए हैं। इसके अलावा अपनी मंडी याद रखना, ये प्राइमरी मार्केट्स हैं रूरल एरियाज के लिए, जो इसी के अंदर जे&के में बनाए गए हैं। और इसमें नुनमई, कुलगाम, मरी, रियासी, इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये बनाए गए। ये नहीं पूछे जाएंगे, इतना डेप्थ में याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वी हैव नेशनल सैफरॉन मिशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010-11 में ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जे&के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। इसका काम है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रिवाइवल एंड रीजनरेशन ऑफ
जो सैफरॉन कल्टीवेशन जम्मू एंड कश्मीर है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 90-10 रेशियो में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको फंड प्रोवाइड करती है। इसका कवरेज जैसे मैंने बोला, सैफरन जहां ग्रो होता है पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी कवरेज रहने वाली है। इसका काम होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैफरॉन फील्ड्स हैं उनकी रिजुनोवेशन, इसके अलावा स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, और साथ में क्रिएशन ऑफ सैफरन पार्क, पामपुर में एक सैफरन पार्क बनाई गई। इसके अलावा फार्मर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका जो टारगेट था वो 1.9 kg पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी से बढ़ा के 4.4 to 5 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी तक लेके जाना था। एंड ये इम्प्लीमेंट किया गया अंडर जम्मू एंड कश्मीर सैफरन एक्ट 2007। इनिशियली ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 400 करोड़। सैफरन पार्क बनाई गई कहाँ पे? पुलवामा डस्सू के अंदर। अब ये एक प्रोजेक्ट था नेशनल सैफरन मिशन जो है, ये मिशन जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी ए फेलियर। सो इसके बाद JKCIP है। JKCIP जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1800 करोड़ रुपए 2024 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 7 साल के लिए 1800 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, एंड 90 ब्लॉक्स जो है इसमें कवर किए जाएंगे। मेजर कंपोनेंट्स इस स्कीम के जो हैं वो फर्स्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एंड मार्केट लेड प्रोडक्शन, एग्री बिजनेस इकोसिस्टम डेवलपमेंट सपोर्ट एंड सपोर्ट फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज। देन एक वॉलनट प्लांटेशन स्कीम भी है जो कि गवर्नमेंट, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसमें 50% सब्सिडी दी जाती है हाई क्वालिटी ग्राफ्टेड वॉलनट सैपलिंग्स को प्लांट करने के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट जो है 90% वॉलनट प्रोडक्शन जो है वो J&K करता है, तो उसी के लिए ये की गई है। नेक्स्ट वी हैव द एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ भी कुछ एक्टिविटीज होती है, लाइक लाइव स्टॉक क्लियरिंग होती है, फिशरीज, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या एपीकल्चर जैसी एक्टिविटीज होती हैं। इसमें सबसे पहला है लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है। लाइव स्टॉक या पोल्ट्री पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे में तो J&K में लाइव स्टॉक और पोल्ट्री दोनों 8.3 मिलियन के अराउंड है, एंड अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस। लद्दाख जो है वो याक पॉपुलेशन में नंबर 1 पे, और J&K जो है वो हॉर्सेज और पोनीज की पॉपुलेशन में नंबर 2 पर है। मीट प्रोडक्शन जो J&K में 2024 में हुई थी वो 91,000 टन्स की हुई थी, और 2993,000 मेट्रिक टन्स की मिल्क प्रोडक्शन हुई थी 2023 में। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन होती है। इस वजह से पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। आनंद इज बेसिकली द टाउन इन गुजरात जहाँ से अमूल जो आपका ब्रांड है वो बना था, अमूल, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इसके अलावा लुधियाना ऑफ कश्मीर कहा जाता है पोल्ट्री प्रोडक्शन की वजह से इसको। पुलवामा को याद रखना, इसको पुलवामा इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर एंड लुधियाना ऑफ कश्मीर फॉर बीइंग द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड पोल्ट्री। मेजर लाइव स्टॉक की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले वी हैव काउज। काउज में आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ब्रीड्स जो पूछी जा सकती है, जर्सी है और हॉलस्टीन फ्रेसन है, HF। ये दो ब्रीड्स हैं जो कि आपकी आती हैं लाइव स्टॉक में, यानी आपकी जो आती हैं काउज की जो ब्रीड्स हैं। इसके अलावा बफलोज की ब्रीड्स हैं, उनमें मुर्रा जो है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है J&K के अंदर। देन शीप की अगर बात करेंगे तो शीप जो है, शीप वूल और मटन दोनों के लिए यूज होता है, एंड इसमें जो इंडिजीनियस ब्रीड है वो यह है कश्मीर मेरेनो। याद रखना कश्मीर मेरेनो इज अ ब्रीड ऑफ शीप। ये इसके अलावा जो है और भी कुछ ब्रीड्स है, लाइक भी है गडी, बकरवाल, पुंछी, करना जैसे ब्रीड्स भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा भी है गोट्स। गोट्स में आप याद रखना हमारी एक पश्मीना गोट होती है जो खंगथांग में और कश्मीर के हाई रीच में होती थी, जिससे पश्मीना शॉल्स बनते थे। इसको गोट को पुअर मैन्स काउ भी कहा जाता है। इसके बाद भी है पोल्ट्री। पोल्ट्री जो है एग्स और मीट दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, इसमें याद रखना पुलवामा को लुधियाना ऑफ कश्मीर कहा जाता है। देन वी हैव फिशरीज। फिशरीज डिपार्टमेंट जो है यूटी में 2023-2024 में 28,000 मेट्रिक टन फिश प्रोडक्शन हुई थी। रेवेन्यू 10 करोड़ के आसपास जनरेट हुआ था। वर्ल्ड फिशरीज डे 2024 पे जम्मू एंड कश्मीर को बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड मिला था, और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट मिला था फिशरीज के अंदर। ये याद रखना, ये 2024 में अवार्ड दिया गया था। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट वाज अवार्डेड एज द बेस्ट यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट जो हुआ था। इसके बाद देयर इज मिशन फिंगरलिंग स्टॉकिंग प्रोग्राम। फिंगरलिंग स्टॉकिंग प्रोग्राम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का है, ये पूछा जा सकता है। इसमें फिश प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए ये 2017 में लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना।
इसके बाद फिशरीज की अगर बात करेंगे तो इसमें जो फिशरीज हैं, फिशरीज की अगर बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फिशरीज हैं। वी हैव द आलगर्ड, चीरू एंड चश। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिश की वैरायटीज या स्पीशीज है जो जे में होती हैं। सिग्निफिकेंस, जे याद रखना, इट्स द लीडिंग स्टेट इन इंडिया फॉर ट्राउट प्रोडक्शन। ट्राउट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आपका जे आता है। फिशरीज के बारे में इंपॉर्टेंट जो आप याद रखना, वो आपको ये याद रखना है कि बागे बहु एक्वेरियम जो जम्मू के अंदर है वो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है इंडिया के अंदर, जो इस तरह से दिखता है, जो में भी आपने देखा होगा। सेरीकल्चर की अगर बात करेंगे तो सेरीकल्चर में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जे में एक बायोल्टाइन सिल्क निकलता है, जो कि एक हाई क्वालिटी सिल्क वैरायटी है जो जे में निकलती है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जे का बायोल्टाइन सिल्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा जो जे के अंदर लगभग 800 मेट्रिक टन कोकून प्रोडक्शन हुई है इन 2019-20। ये लेटेस्ट डेटा है जो मुझे मिला था ऑनलाइन इस पे। फ्लोरिकल्चर की अगर बात करेंगे तो फ्लोरिकल्चर में इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, 276 पार्क्स हैं जे के अंदर जिसको फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। इसमें 659 हेक्टेयर्स जो हैं वो फ्लोरिकल्चर के अंडर एरिया जो आता है। 56 करोड़ जो है लास्ट 5 इयर्स में रिपोर्ट हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बागे गुल दाऊद है। क्राइसेंथेमम गार्डन, ये एक फ्लावर गार्डन है जो रिसेंटली जो है नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन में अक्टूबर 2025 में इनॉग्रेट किया गया। एक 5 हेक्टेयर का, जिसमें 50 से ज्यादा इस गुले दाऊद की जो वैरायटीज हैं, क्राइसेंथेमम की वैरायटीज पाई जाती हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वो सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है वो है। इसके अलावा वी हैव द एपीकल्चर यानी बी कीपिंग जो है, इसमें आपको इंडिजीनियस इंडियन हाइव बी जो है वो ग्रो होती है। जे के अंदर अगर आप देखोगे तो जे इज अमंग द टॉप 10 हनी प्रोड्यूसिंग यूटीज इन इंडिया, यूटीज एंड स्टेट्स इन इंडिया। जे में लगभग 2.27 लाख बी कॉलोनीज हैं एंड हनी प्रोडक्शन जो 2024-2025 में हुई थी वो 27,000 क्विंटल्स की हुई थी। लास्ट एट द एंड वी हैव द इरिगेशन ऑफ जे जम्मू। जे के अंदर नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो 42% है, ये याद रखना। 42% ऑफ द नेट सोन एरिया तो वो इरिगेटेड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पूछा जा सकता है, वो है दैट इज योर वो आपकी कनाल्स है, कनाल सिस्टम, इंपॉर्टेंट कनाल। जिसमें सबसे पहली जो है वो है रणबीर कनाल। याद रखना, रणबीर कनाल जो है ये चनाब रिवर से निकलती है अखनूर से। ये जम्मू, आरएसपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेट करती है एंड ये महाराजा रणबीर सिंह ने 1873-77 में बनवाई थी। ये जम्मू की एक मेजर कनाल है, 60 किलोमीटर्स की ये कनाल है। सेकेंड थिंग इज प्रताप कनाल, ये भी चनाब रिवर से निकलती है, रणबीर कनाल के पैरेलल ये चलती है। अखनूर और एडजॉइनिंग एरियाज को ये जो है इरिगेट करती है। ये महाराजा प्रताप सिंह ने 1904 में बनवाई थी एंड ये रणबीर कनाल की एक सप्लीमेंट्री कनाल है। देन वी हैव मार्टन कनाल जो मटन अनंतनाग में है, लिदर रिवर से निकलती है, अनंतनाग और मटन के एरियाज को इरिगेट करती है। ये कनाल जो है ये एंशिएंट मार्टन टेम्पल के साथ एसोसिएटेड है। देन वी हैव खुरसू कनाल, ये जहलम रिवर से निकलती है और ये पुलवामा शोपियान डिस्ट्रिक्ट्स के पैडी और एप्पल ऑर्चर्ड्स को इरिगेट करती है। देन वी हैव परगवाल कनाल, ये चनाब रिवर से निकलती है और ये परगवाल और खौर बेल्ट्स जम्मू के जो हैं उनको इरिगेट करती है। देन वी हैव कंडी कनाल रावी रिवर से निकलती है, बसंतर ऊज ट्रिब्यूटरी के रीजन को ये इरिगेट करती है। ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के कंडी बेल्ट को इरिगेट करती है। देन वी हैव जैनगीर कनाल, ये बुलर लेक से निकलती है, सोपुर बारामूला रीजन को ये इरिगेट करती है। ये सुल्तान जैनुल आबदीन बडशाह जो जिनको कहा जाता है, उन्होंने 15th सेंचुरी में बनवाई थी। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरिगेशन कनाल्स इन कश्मीर। ये इसकी लेंथ जो है 40 किलोमीटर्स के आसपास है। देन वी हैव शाहकुल कनाल जो सिंध नाला से निकलती है गांधरबल में। देन वी हैव सुखनाग कनाल जो सुखनाग नाला से निकलती है बड़गाम में, जो बड़गाम को इरिगेट करती है। ये पूछी जा सकती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो देन वी हैव दूध गंगा कनाल जो कि चाडूरा से दूध गंगा नाला जो है ट्रिब्यूटरी जहलम की है उससे निकलती है, चाडूरा चारिश्री बड़गाम के एरियाज को इरिगेट करती है। वेरीनाग कनाल ये आपके जहलम से ही निकलती है और वेरीनाग काजीगुंड के एरियाज को इरिगेट करती है। देन आपकी उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उज जो रावी की ट्रिब्यूटरी है कठुआ के रीजन में, उसको ये इरिगेट करती है ये कनाल। एंड ये एक रीसेंट प्रोजेक्ट है जो हमें देखने को मिलता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मेजर जो भी आपके एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के रिलेटेड है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, पहली चीज तो क्रॉप्स के बारे, पहले सॉइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजर जो आपकी जो
वर्निकुलर सिस्टम है वो पूछा जाता है, डिफरेंट सॉइल टाइप्स वो पूछे जाते हैं। सेकेंड थिंग इज आपको क्रॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्रॉप्स कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में, क्रॉप्स की वैरायटीज़ पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे तो ये कैनाल्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना। जो गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने पढ़ाई, HEDP सबसे इंपॉर्टेंट है, उन पे पूछा जाता है, नेशनल सैफरॉन मिशन उन पे पूछा जाता है, और यूजुअली GI टैग्स वगैरह उन पे पूछा जाता है। तो GI टैग्स में आप याद रखोगे, GI टैग्स की एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी रिसेंट वाली, तो उसमें आपका रामबन अनारदाना है, या मुश्क-बदिज राइस है, सैफरॉन है, या भद्रवाही राजमा है, ये सारे जो हैं GI टैग हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो शायद नहीं पूछी जाएगी, जो बहुत डेप्थ में थी, लाइक मैंने आपको फिश प्रोडक्शन का बताया, या मैंने आपको राइस प्रोडक्शन या बाकी सारी जो है उनके बारे में बताया, तो वो बहुत डेप्थ में उतना मुझे नहीं लगता पूछेंगे, बट जो ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स है वो सारे आपको याद होने चाहिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर, so that's it for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.